हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बी ए कंप्यूटर एक्सपर्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पाइवट टेबल के ऑप्शंस टैब के ए टू जेड सारे टूल्स सीखेंगे। अगर आप ये सारे टूल्स सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो का टॉपिक है पाइवट टेबल ऑप्शंस टैब एंड ये है वीडियो ट्यूटोरियल लेसन नंबर 20। वीडियो का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपसे मेरा कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल मिस नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक सिंपल टेबल बना रखी है जिसमें ऑर्डर आईडी, आइटम नेम, कंपनी, क्वार्टर, डेट, ईयर, सेल्स और उसका टोटल जो अमाउंट है सेल्स का वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पाइवट टेबल बना लेंगे क्योंकि पाइवट टेबल के ऑप्शंस टैब के टूल्स तभी दिखते हैं जब हम कोई पाइवट टेबल बनाते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं, उसके टूल्स हम कैसे यूज़ करते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जो MS एक्सेल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर पाइवट टेबल वाले वीडियोस पहले देख सकते हैं ताकि आपको उसकी बेसिक नॉलेज हो जाए और फिर आप ये वीडियो देखिए ताकि आपको ये जो कुछ ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा वो ईजी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक सिंपल टेबल बना रखी है। तो सबसे पहले मैं इसकी एक सिंपल सी पाइवट टेबल बना लेता हूँ। उसके लिए हम इस टेबल पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल A करेंगे तो ये पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने इंसर्ट टैब में यहाँ पर पाइवट टेबल में क्लिक करना है। आप ऊपर वाले बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर इस एरो वाले बटन पे क्लिक करने के बाद भी यहाँ पर पाइवट टेबल आता है, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आएगी। तो ये आपसे पूछेगा कि आपने पाइवट टेबल नई वर्कशीट पे बनानी है यानी कि नई शीट पर बनानी है या फिर इसी शीट पर बनानी है। तो इसी शीट पर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ शीट में कोई भी एक सेल सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर हमको पाइवट टेबल स्टार्ट करनी है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ये सेल सेलेक्ट किया और फिर कर दिया ओके, तो यहाँ पर आपका पाइवट टेबल बनाने का जो एरिया है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें हम पाइवट टेबल के कॉलम्स लगाएंगे यानी कि फील्ड लगाएंगे। तो जब भी आप पाइवट टेबल ऐसे बनाते हैं तो आपके साइड में यहाँ पर फील्ड लिस्ट आ जाती है और यहाँ से आप जो भी लगाना चाहते हैं, यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से कंपनी को उठाकर और रो लेबल में लगा दिया है तो आपके कंपनी जो है वो यहाँ पर ऐसे रो में आ जाएंगी। ठीक है, ये ऐसे तो इसका एक कॉलम आ रहा है लेकिन ये सारे रिकॉर्ड में बनेगी यानी कि रो में बनेगी। उसके बाद आइटम नेम को उठाकर मैंने दोबारा से इसमें रो लेबल में लगा दिया तो किस कंपनी की कौन सी आइटम सेल हुई है वो इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद फिर मैंने सेल्स को उठाकर यहाँ पर वैल्यूज वाले यहाँ पर बॉक्स में इसको ड्रैग कर दिया तो किस कंपनी की किस आइटम की कितनी सेल हुई है वो आपके पास यहाँ पर डिटेल आ जाएगी इस पाइवट टेबल में। तो जब भी आप कोई भी पाइवट टेबल बनाते हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो आपके पास ऊपर यहाँ पर पाइवट टेबल टूल्स आते हैं। ठीक है, पाइवट टेबल टूल्स में आपका सबसे पहला टैब होता है ऑप्शंस टैब। जो हमारे MS ऑफिस के MS एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन है उसमें ये एनालाइज टैब होता है। तो उसके और इसके जो ऑप्शंस है वो लगभग सिमिलर है यानी कि मिलते जुलते हैं। तो आप ऑप्शंस टैब अगर कर लेंगे तो आपको लेटेस्ट वाले में भी कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो में हम इस ऑप्शंस टैब के जितने भी ये A to Z टूल्स हैं ये सीखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसके साथ साथ यहाँ पर साइड में एक डिज़ाइन का भी टैब आता है जिसके अंदर डिज़ाइन से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं। ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी हमने जब पाइवट टेबल पे क्लिक किया तो ऊपर हमारे पास पाइवट टेबल टूल्स आ गए और यहाँ पर ऑप्शंस लिखा हुआ है। ऑप्शंस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शंस आएंगे। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन है पाइवट टेबल नेम। पाइवट टेबल नेम में बाय डिफॉल्ट आपके जो नाम आते हैं वो आते हैं पाइवट टेबल 1, 2, 3। जितनी भी आप पाइवट टेबल बनाएंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पर 1, 2, 3 ऑटोमेटिक लगता रहता है। और ये जो पाइवट टेबल 1, 2, 3 वाले नाम आते हैं ये सारे क्या है बाय डिफॉल्ट आते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी पाइवट टेबल का नाम जो है वो मुझे अपनी मर्जी से लिखना है तो आप यहाँ पर इस नाम को कट करके और उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं इस टेबल का नाम याद रखने के लिए लिख रहा हूँ सेल्स और फिर हम कर देंगे एंटर। ये हम नाम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारी पाइवट टेबल बनी होती हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पाइवट टेबल हमने किस पर्पज के लिए बनाई थी। तो पाइवट टेबल का अगर आप याद रखने के लिए नाम देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं। उसके बाद अगर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शंस का बटन बना हुआ है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये स्क्रीन आती है। ये जो पाइवट टेबल के ऑप्शंस है जितने भी टूल्स, फिल्टर्स, डिस्प्ले, प्रिंटिंग, डेटा या लेआउट एंड फॉर्मेट्स, ये सारे जो टूल्स हैं, ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये मैं आपको
प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूं। अगर आपको ये ऑप्शंस नहीं आते हैं तो आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा, इसको मैं अभी यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप इसके साइड में जो बटन दिया हुआ है एरो का, इस पर क्लिक करेंगे तो भी आपके पास ये ऑप्शंस वाला बटन आएगा। ये ऊपर वाला और नीचे वाला ये जो ऑप्शंस का ये बटन दिया हुआ है ये सेम है। अगर आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो भी आपके पास सेम स्क्रीन आएगी। तो ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हम इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो इसको कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ से। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। इसका मतलब क्या होता है, ये ऑप्शन आपका तब चलेगा जब आपने रिपोर्ट फिल्टर अप्लाई किया हो। अपनी पाइट टेबल के ऊपर अगर आपने रिपोर्ट फिल्टर अप्लाई किया है तभी ये ऑप्शन हाईलाइट होगा। तो जैसे कि अभी मेरे यहाँ पर टेबल है, इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड है और इसमें यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, कंपनी के अंदर कौन सी आइटम सेल हुई है और कितनी सेल हुई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डेट वाइज देखना चाहता हूँ या ईयर वाइज देखना चाहता हूँ या फिर क्वार्टर वाइज देखना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे उस कॉलम को उठाकर और यहाँ पर रिपोर्ट फिल्टर में लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर रिपोर्ट फिल्टर में इसको उठाकर क्वार्टर को लगा दिया है। तो आप देखेंगे कि आपकी पाइट टेबल के ऊपर यहाँ पर क्वार्टर वाला एक सेक्शन आ गया है। इसमें यहाँ पर ऑल लिखा हुआ है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नाम आएंगे। इसमें आप इसको सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स में ऑन करके जिस भी क्वार्टर की डिटेल देखना चाहते हैं तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्वार्टर 2 और 3 की ही डिटेल देखना चाहता हूं तो यहाँ पर इन दोनों को मैं ऑन कर दूंगा और फिर ओके। तो आपको सिर्फ ये यहाँ पर क्या दिखा रहा है, क्वार्टर 2 एंड 3 इसके ही रिकॉर्ड दिखा रहा है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक फिल्टर का ये एक आइकन सा आ गया। इसका मतलब यहाँ पर फिल्टर एप्लीकेबल हो चुका है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन से रिकॉर्ड दिखा रहा है। ये क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के रिकॉर्ड दिखा रहा है। उसके बाद मैंने इसको कर दिया ओके। अब जो हमारा वो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो चुका है। जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस वाला ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। तो ये ऑप्शन तब हाईलाइट होता है जब आपकी पाइट टेबल में कोई भी ऐसा एक फील्ड रिपोर्ट फिल्टर में आपने लगा रखा हो। तो जब ये हाईलाइट हो जाता है तो इसको क्लिक करने से क्या करेगा, ये जो भी हमारे क्वार्टर 2 और 3 के रिकॉर्ड्स हैं उनको ये अलग शीट में बना देगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये पूछ रहा है कि आपने किस फिल्टर के पेजेस बनाने हैं। तो यहाँ पर अभी आपने क्वार्टर का फील्ड बनाया है। अगर आप 2-3 फील्ड रिपोर्ट फिल्टर में लगाते हैं तो आप उनमें से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस रिपोर्ट फिल्टर के आपने पेजेस को देखना है। तो अभी मैंने क्वार्टर वाले जो ये फिल्टर मैंने अभी यहाँ पर लगाया है उसके पेजेस को देखना है। तो मैं इस पर क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नीचे क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 की अलग अलग शीट्स बन जाएंगी, वर्कशीट बन जाएंगी। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप ये क्वार्टर 3 के रिकॉर्ड दिखा रहा है जो कि अलग से एक पाइट टेबल में अलग शीट में आ गए हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट फिल्टर के सारे रिकॉर्ड जो अलग अलग हमारे फिल्टर के होंगे तो वो पेजेस में अलग अलग देख सकते हैं, यानी कि शीट्स में यहाँ पर अलग अलग देख सकते हैं। जो हमारी पहली शीट थी जिस पर हम काम कर रहे थे वो साइड में होती है यहाँ पर। तो हम उस पर क्लिक करेंगे तो अपनी दोबारा उसी पाइट टेबल में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका जनरेट गेट पाइट डेटा। वैसे तो गेट पाइट डेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर हम फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ ये यूज करेंगे कि यहाँ पर ये देखेंगे कि जनरेट गेट पाइट डेटा वाला ऑप्शन कैसे काम करता है। ठीक है, फॉर्मूला मैं आपको फॉर्मूलाज वाले सेक्शन में आगे जब आएंगे तब उन ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा कि गेट पाइट डेटा वाला जो फॉर्मूला है वो कैसे यूज करना है। तो अभी हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है जनरेट गेट पाइट डेटा। अब ये वाला ऑप्शन इनेबल है, यानी कि यहाँ पर टिक मार्क ऑन है, इसका मतलब ये इनेबल है। अगर आप चाहें तो आप इसको यहाँ से क्लिक करके ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये ऑफ हो गया है, आप देखेंगे यहाँ पर टिक मार्क जो था वो हट गया है। इसका मतलब ये अब ऑफ है, यानी कि डिसेबल है। तो जब हम इसको ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके ऑन कर सकते हैं या क्लिक करके ऑफ कर सकते हैं। अब इसका यूज क्या होता है, इसके लिए आपको यहाँ पर लिस्ट बनानी पड़ेगी सभी फील्ड्स की, या जो भी आप फील्ड देखना चाहते हैं, जिसके रिकॉर्ड देखना चाहते हैं उसकी आपको लिस्ट बनानी पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको फिल्टर को हटा रहा हूँ, जो ये मैंने यहाँ पर फिल्टर लगाया था। तो फिल्टर को हटाने के लिए मैं यहाँ पर इसको रिपोर्ट फिल्टर वाले बॉक्स में से ऐसे उठाकर और बाहर कर रहा हूँ ताकि हमारा रिपोर्ट फिल्टर गायब हो जाए। अब मुझे यहाँ पर लिस्ट बनानी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मुझे यहाँ पर इसको ना प्रिंटर, CPU, कीबोर्ड इनको एक अलग से लिस्ट में लेना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं इसमें पाइट टेबल में थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो कंपनी है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड आ गए हैं CPU, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर। ओके, और मैं यहाँ से क्वार्टर को उठाकर
कॉलम लेबल्स में लगा रहा हूँ ताकि हमारे क्वार्टर जो है वो यहाँ पर आ जाएं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर क्वार्टर 2 और 3 आ रहे हैं, लेकिन हमारे 4 क्वार्टर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके कॉलम में वहाँ पर फिल्टर लगा था, तो वो आपने फिल्टर हटाया नहीं था। तो ये यहाँ पर कॉलम लेबल में देखेंगे तो यहाँ पर ये फिल्टर का आइकन आ रहा है। इसको अगर हम क्लिक करके क्लियर फिल्टर कर देंगे तो आपको चारों जो हमारे क्वार्टर हैं उनके डेटा को दिखाएगा। तो यहाँ पे हमने एक ऐसी टेबल बना ली है जिसमें यहाँ पर कॉलम भी हैं अलग अलग और यहाँ पर अलग अलग आइटम है, यानी कि रो भी हैं। तो आपकी टेबल ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको लिस्ट बनानी है तो आप क्या करेंगे, इस बॉक्स पे जहाँ पर भी आपको लिस्ट बनानी है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जाना है डेटा में और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में इस बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं आप, या इस डॉट में यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसमें आपको जाना है यहाँ पर अलाउ में लिस्ट में, क्योंकि आपने लिस्ट बनानी है डेटा की, तो लिस्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो ये बॉक्स दिखा रहा है सोर्स का, इसमें आपको क्लिक करना है और जिस भी डेटा की आपने लिस्ट बनानी है उस डेटा को सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे सीपीयू, कीबोर्ड, इन चारों प्रिंटर, माउस की क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है, तो इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया और फिर मैंने कर दिया ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया था उसके साइड में यहाँ पर एक बटन आ जाएगा। इस बटन पे क्लिक करके आपको वो सारी आइटम दिखेंगी। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर कर दिया सीपीयू, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर साइड में आप क्या कर सकते हैं, क्वार्टर वाला जो लिस्ट है क्वार्टर वाली वो बना सकते हैं। इसमें क्लिक करके आपको फिर से जाना है डेटा वैलिडेशन में और यहाँ से सिलेक्ट करना है लिस्ट और यहाँ पे सोर्स में क्लिक करके आपको ये चारों क्वार्टर सिलेक्ट करने हैं। यानी कि जिसकी भी आपको लिस्ट बनानी है वो आपने एरिया यहाँ से सिलेक्ट करना है और फिर करना है उसको ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी बटन आ गया है, इसको क्लिक करके आप क्वार्टर 1, 2 कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइट टेबल में हम क्लिक करेंगे। पाइट टेबल में क्लिक करने के बाद ही हमारा ऑप्शंस वाला यहाँ पर टैब आएगा। इसमें जो हमारा ये वाला ऑप्शन था ये अभी इनेबल है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इनेबल है। तो हमारा यहाँ पर ना फॉर्मूला ऑटोमेटिक आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे क्वार्टर 1 में सीपीयू की वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिक लेनी है, ठीक है। तो क्वार्टर 1 में सीपीयू की जो वैल्यू है वो यहाँ पर ये है। इसको वहां पर लेने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे और जैसे ही मैं यहाँ पर क्वार्टर 1 में सीपीयू के जो इंटरसेक्शन में यहाँ पर ये वैल्यू है इस पर मैं क्लिक करूंगा तो आपका जो गेट पार्ट डेटा वाला फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्योंकि वहां पर आपने जनरेट गेट पार्ट डेटा वाला जो फॉर्मूला है वो ऑन कर रखा है, तो जैसे ही आप इस पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक आ जाता है और एंटर करने से आपकी ये वैल्यू भी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आप फॉर्मूला बार में भी ये आपको वो फॉर्मूला दिखा रहा है और आप डबल क्लिक करेंगे तब भी। अब आपने ये फॉर्मूला तो नहीं लिखा लेकिन ये ऑटोमेटिक जनरेट हो गया है, ठीक है। तो अगर आपका वो ऑप्शन वहां से ऑन है तो आपका ये गेट पार्ट डेटा वाला जो फंक्शन है, फॉर्मूला है, ये यहाँ पर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा इस सिचुएशन में, जब भी आपको ऐसे कभी पार्ट टेबल में करना पड़े। अभी मैं इसको फॉर्मूला को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अब हम उस ऑप्शन को ऑफ करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर पार्ट टेबल पे क्लिक किया, फिर ऑप्शंस टैब में गए, यहाँ पर मैंने इस ऑप्शन को ऑफ कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑप्शन अब ऑफ है। ऑफ करने के बाद अगर आप यहाँ पर क्लिक करके इक्वल टू और फिर वहाँ पर क्वार्टर 1 में, जैसे कि यहाँ पर ये क्वार्टर 1 है फिर सीपीयू है, तो क्वार्टर 1 में सीपीयू में उस सेल पे क्लिक करेंगे जिसमें डेटा है, तो यहाँ पर ये उस सेल का एड्रेस दिखा देगा, ठीक है। एड्रेस दिखाएगा लेकिन ना ये ऑटोमेटिक डेटा नहीं लेगा। अगर आप एंटर करेंगे तो 28 तो आ जाएगा लेकिन ये ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना है, सीपीयू और क्वार्टर 1 में जब भी सिलेक्ट करेंगे आप तब आपका यहाँ पर डेटा जनरेट होना चाहिए, लेकिन ये वो नहीं है। क्योंकि जैसे ही आपने इक्वल टू लिखा और इसको क्लिक करा तो वो जो गेट पार्ट डेटा वाला जो हमारा फॉर्मूला था वो यहाँ पर जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उस जनरेट गेट पार्ट डेटा वाले जो फॉर्मूला है उसको ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो ये वाला ऑप्शन होगा ऐसे। अभी मैं इनको लिस्ट्स को डिलीट कर रहा हूँ। इनको डिलीट करने के लिए आप इनको सेलेक्ट करके और यहाँ से क्लियर ऑल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करेंगे तो आपका वो जो बटन आ रहे थे साइडों में वो खत्म हो जाएंगे और यहाँ से डेटा भी, वो जो लिस्ट बनी हुई थी वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये था आपका ऑप्शन जनरेट गेट पार्ट डेटा। उसके बाद फिर हम पार्ट टेबल में क्लिक करने के बाद ऑप्शंस टैब में यहाँ पर गए। उसके बाद आपके पास आता है एक्टिव फील्ड। एक्टिव फील्ड में आपके पास यहाँ पर जो उस फील्ड का नाम है वो आ जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो ऊपर एक्टिव फील्ड आ रहा है सम ऑफ सेल्स, क्योंकि ये जो आपका डेटा है ये सम करने के बाद आया है। जैसे आपने इस पे क्वार्टर 1 पे क्लिक करा तो आपका एक्टिव फील्ड आ रहा है क्वार्टर। अब ये फील्ड नेम कहाँ से ले रहा है, ये फील्ड आपके यहाँ से ले रहा है जो आपके टेबल में है। यानी क्वार्टर 1, 2, 3, 4 ये किस फील्ड की वैल्यू है, ये क्वार्टर वाले इस फील्ड की वैल्यू है। तो इसलिए आपका इसमें क्लिक करने के बाद वहां पर नाम क्वार्टर आ रहा है। तो
अगर आप इस CPU में क्लिक करते हैं, जैसे कि आपने CPU वाले बॉक्स पे क्लिक करा तो आप देखेंगे यहाँ पर आइटम नेम आ रहा है, ठीक है। तो आइटम नेम वाला ये आपका कॉलम वहाँ पर भी दिखाता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया कंप्यूटर आइटम्स, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ऊपर कंप्यूटर आइटम्स और एंटर, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो फील्ड लिस्ट में आपका नाम था ना कंप्यूटर आइटम्स वो आ गया है, ठीक है। और वैसे यहाँ पर हमारा जो हमारी टेबल थी, जो हमारी मेन टेबल थी, उसमें ये ऑटोमेटिक चेंज नहीं कर रहा है, इसमें आइटम नेम ही रहेगा। तो आपकी मेन टेबल में तो आइटम नेम रहता है, लेकिन जब आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि फील्ड लिस्ट में वहाँ पर कंप्यूटर आइटम्स हो गया है। तो अगर आप अपनी सहूलियत के लिए किसी का टेम्परेरी नाम चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगर इसको आपने वापस करना है तो आपको कॉलम का नाम देखना पड़ेगा और वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने दोबारा से कॉलम का नाम लिख लिया कि इसका नाम क्या था, आइटम नेम था, तो मैंने यहाँ पर आइटम नेम लिख के एंटर कर दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉलम का एक्टिव जो कॉलम का नाम है, फील्ड का नाम है, वो ऊपर देख सकते हैं या उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं टेम्परेरी टाइम के लिए, ताकि आपको उसको देखने में आसानी हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फील्ड सेटिंग्स। फील्ड सेटिंग्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। ये ऑप्शंस आपके आ रहे हैं सब टोटल्स, फिल्टर्स एंड लेआउट एंड फिल्टर्स, ठीक है। अगर आप किसी वैल्यू वाले फील्ड में क्लिक करके, जैसे कि इनमें वैल्यूज है, नंबर है, अगर इनमें क्लिक करके फील्ड सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अलग ऑप्शंस आएंगे, समराइज बाय और शो वैल्यू एज। तो अगर आप इस पे क्लिक कर रहे हैं तो फील्ड सेटिंग में आपके पास जो ये ऑप्शन आ रहे हैं, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं। इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे रहा हूं, आप उस पर क्लिक करके और ये सारे ऑप्शन जो फील्ड सेटिंग्स के हैं ये देख सकते हैं। नहीं तो अगर आप वैल्यू पे क्लिक करके फिर फील्ड सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो आपके पास वैल्यू फील्ड सेटिंग्स वाले ये ऑप्शंस आते हैं। इसकी भी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो इसकी वीडियो का लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूं, तो वहां पर आप क्लिक करके या मेरे चैनल पर एक्सेल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर पाइवट टेबल की वीडियोस में देख सकते हैं, ताकि आपको ये ऑप्शन आ जाए। इस वीडियो में मैं इस ऑप्शंस को रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ये आप मेरी उस वीडियो में देख सकते हैं, अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद आपके ऑप्शन आते हैं एक्सपेंड एंटायर फील्ड एंड कोलैप्स एंटायर फील्ड। ये हमारे प्लस और माइनस वाले जो बटन होते हैं पाइवट टेबल में, ये वही ऑप्शंस हैं। इनको अप्लाई करने के लिए आपकी टेबल में प्लस और माइनस वाले बटन होने चाहिए। वो आप कहाँ से लाएंगे, उसके लिए आपको रो लेवल में या कॉलम लेवल में दो दो फील्ड लेने पड़ते हैं, ठीक है। अभी मैं फिलहाल यहाँ से कंपनी वाले इस कॉलम को उठाकर, कंपनी वाला जो ये फील्ड है इसको उठाकर मैं रो लेवल में लगा रहा हूँ, जहाँ पर आइटम नेम लिखी हुई है उसके ऊपर। तो जैसे ही मैं इसको मान लीजिए कंपनी को उठाकर यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है, इसको ऊपर लगा देते हैं, तो आपके यहाँ पर कैनन, डेल, ये सारी कंपनी आ जाएंगी और यहाँ पर ये जो आपके आइटम नेम है ये इसके अंदर आ जाएंगी। फिर आप देखेंगे यहाँ पर माइनस और प्लस के बटन आ गए हैं, ठीक है। इस माइनस प्लस के बटन्स को आप एकदम कोलैप्स कर सकते हो या एकदम एक्सपेंड कर सकते हो। अभी ये ओपन है यानी कि खुले हुए हैं, तो आप इसको कोलैप्स करेंगे। तो जैसे ही आप इस फील्ड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर भी ये ऑप्शन आते हैं एक्सपेंड एंड कोलैप्स। इसमें आपको यहाँ पर ये ऑप्शंस मिल जाएंगे जो ऊपर है। एंटायर फील्ड को आपने एक्सपेंड करना है, क्योंकि एक्सपेंड तो ये पहले से है, तो हम इसको कोलैप्स करेंगे। कोलैप्स एंटायर फील्ड, इसको क्लिक करने से आपके जितने भी ये हमारे फील्ड थे वो सारे बंद हो जाएंगे, ठीक है। इनका प्लस का सिंबल आ जाएगा, माइनस बंद हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप इनको ओपन करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से एक्सपेंड एंड कोलैप्स वाले ऑप्शन में एक्सपेंड एंटायर फील्ड करेंगे तो ये वापस से खुल जाएंगे, यानी कि एक्सपेंड हो जाएंगे। इसमें आपको डिटेल शो करेगा। यही काम आप ऊपर से इन दोनों ऑप्शन से कर सकते हैं। कोलैप्स करने से ये बंद हो जाते हैं और एक्सपेंड करने से ओपन हो जाते हैं। तो ये थे आपके एक्सपेंड एंटायर फील्ड और कोलैप्स एंटायर फील्ड वाले बटन्स। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका ग्रुप सिलेक्शन, अनग्रुप और ग्रुप फील्ड। ये हमारे ग्रुप वाले ग्रुप के अंदर होते हैं। तो ग्रुप सिलेक्शन, जैसे कि ये नाम बता रहा है, ग्रुप सिलेक्शन क्या होता है, किसी सिलेक्शन को ग्रुप करना, ठीक है। अब जैसे कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, CPU, कीबोर्ड ये लिखे हुए हैं सारे, तो इनमें अगर आप क्लिक करते हैं तो हमारे ये ऑप्शन हाईलाइटेड है, लेकिन जो ग्रुप फील्ड वाला ऑप्शन है ये हाईलाइट नहीं है। जैसे कि अगर आप इसके ऊपर पॉइंटर ले जाएंगे तो आपको ये बता रहा है ग्रुप न्यूमेरिक और डेट फील्ड, यानी कि ये न्यूमेरिक और डेट फील्ड पे चलता है। मान लीजिए आपने किसी नंबर वाले फील्ड पे यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है, जैसे कि इस नंबर वाले फील्ड में कहीं पर भी आप क्लिक करते हैं, जब आपका नंबर वाला फील्ड यहाँ होता है तो आपका यहाँ पर ये ग्रुप फील्ड ऑन होता है। लेकिन ये कब होना चाहिए, जब आपका आइटम नेम में, यानी कि यहाँ पर कोई आपका कोई भी न्यूमेरिक डेटा होगा तो आपका ये काम करेगा।
तो सबसे पहले अभी हम कर लेते हैं ग्रुप सिलेक्शन। ग्रुप सिलेक्शन का मतलब होता है कि आपको ना किसी का ग्रुप बनाना है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको समझाने के लिए कंपनी को यहाँ रो लेवल में नीचे कर रहा हूँ और आइटम नेम को ऊपर कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर आइटम नेम आ गई है और कंपनीज यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये कीबोर्ड है और ये जो माउस है इनका एक ग्रुप बन जाए, ठीक है। कीबोर्ड और माउस का ग्रुप बन जाए इनपुट डिवाइस के नाम से। तो मैं इसको कीबोर्ड को और माउस को कंट्रोल से क्लिक कर लूंगा। जैसे ये दोनों आप कंट्रोल से क्लिक करेंगे तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम ग्रुप सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि कीबोर्ड और माउस का एक अलग से यहाँ पर ग्रुप आ गया है। इसका नाम ऑटोमेटिक ग्रुप 1 आता है। तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। लेकिन अगर आपने इसका नाम इनपुट डिवाइस रखना है तो आपको ऊपर फॉर्मूला बार में यहाँ पर इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको लिख दिया इनपुट डिवाइसेस और एंटर करेंगे तो यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस के अंदर बंद हो गए हैं कौन से, कीबोर्ड और माउस वाले फील्ड, ठीक है। उसके अंदर जो हमारे डिटेल्स या आइटम्स शो कर रहा था वो यहाँ पर बंद हो गए हैं। तो यहाँ पर जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये इनपुट डिवाइसेस को खोल के दिखा देगा और अगर आप माइनस पे क्लिक करेंगे तो इनपुट डिवाइसेस बंद हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ से इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं और कोलैप्स कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि क्वार्टर 1 और 2 इनको ग्रुप करना है तो आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, और उसके बाद उसमें ग्रुप सिलेक्शन में जाकर इन दोनों का ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके मैंने जैसे लिख दिया कि हाफ, जैसे मैंने कर दिया फर्स्ट हाफ ईयर, ठीक है, कि क्वार्टर 1 और इसमें क्या है फर्स्ट हाफ ईयर है। तो इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पर माइनस का बटन आ जाता है। इसको आप बंद करेंगे तो क्वार्टर 1 और 2 दोनों बंद हो गए यहाँ पर, ठीक है। अगर आप इसको प्लस पे क्लिक करेंगे तो दोनों दिखा देगा। तो आप इसको भी ग्रुप कर सकते हैं, नहीं तो आप रो में भी ग्रुप कर सकते हैं, यानी कि रो लेवल में। तो कॉलम लेवल में भी और रो लेवल में भी ऐसे ग्रुप हो जाता है। अगर आपको इसका नाम कभी भी चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये दोबारा से वैसा हो जाए जैसे पहला था, यानी कि ग्रुप हटाना है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से अनग्रुप पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अनग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे ही ऊपर यहाँ पर जो हमने फर्स्ट हाफ ईयर लिखा था इसको क्लिक करके यहाँ से अनग्रुप कर देंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रो लेवल को और कॉलम लेवल को ग्रुप में लगा सकते हैं या ग्रुप से अलग कर सकते हैं अनग्रुप वाले ऑप्शन से। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ग्रुप फील्ड, ठीक है। ग्रुप फील्ड और ये जो ग्रुप सिलेक्शन है ये न्यूमेरिक और डेट वाले फील्ड में सेम चलते हैं। तो इस ऑप्शन को समझाने के लिए मैं यहाँ पर कंपनी नेम को यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको उठा के हटा दिया है और आइटम नेम को भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और मैं यहाँ पर रख रहा हूँ डेट। डेट को मैंने उठाकर रो लेवल में लगा दिया। तो हमारी किस किस डेट में किस किस क्वार्टर में कितनी सेल हुई है वो लिखी आ जाएगी यहाँ पर। अब आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पर रो लेवल में हमारे पास डेट आ चुकी है। तो डेट पे क्लिक करने के बाद भी आपके पास यहाँ पर ग्रुप सिलेक्शन हाईलाइटेड है पहले से ही, और ये आपका ग्रुप फील्ड भी हाईलाइट हो जाएगा। जब भी आपके इसमें इस एरिया में आपका कोई भी न्यूमेरिक या फिर डेट वाला फील्ड होता है तो आप उस पर दोनों ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस पे क्लिक करके ग्रुप सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये स्क्रीन आ रही है, ठीक है। आप देखेंगे ये स्क्रीन आएगी आपके पास, और अगर आप ग्रुप फील्ड पे क्लिक करेंगे तब भी सेम स्क्रीन आएगी, ठीक है। तो जब न्यूमेरिक और डेट वाला फील्ड होता है इसके अंदर तब आपके दोनों ऑप्शन ही सेम स्क्रीन दिखाते हैं, दोनों ऑप्शन सेम काम करते हैं, राइट। तो आप चाहे ग्रुप सिलेक्शन में क्लिक कर लीजिए, चाहे आप ग्रुप फील्ड में क्लिक कर सकते हैं। जब आप ग्रुप फील्ड में क्लिक करते हैं तो ये आपको यहाँ पर स्टार्टिंग एट और एंडिंग एट में यहाँ पर डेट्स दिखाता है, ठीक है। अगर आपका न्यूमेरिक डेटा होगा तो छोटी वैल्यू यहाँ ऊपर दिखाएगा और बड़ी वैल्यू नीचे दिखाएगा। तो अभी आप देखेंगे तो हमारी जो स्टार्टिंग डेट है वो 1/18/2023 है और एंडिंग डेट हमारी जो है 30/12/2023 तक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ग्रुपिंग आपने जो फील्ड की ग्रुपिंग करनी है वो इस पूरी डेट में पूरे फील्ड में ही करनी है तो आप इसमें यहाँ पर डेट में कुछ भी चेंज ना करिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ एरिया सेलेक्ट करना है आपने, यानी कि कुछ डेट तक ही आपको ग्रुपिंग करनी है, तो आप यहाँ पर एंडिंग डेट को या जो स्टार्टिंग डेट है उसको चेंज कर सकते हैं। तो उस डेट के बीच में जितने भी हमारे ये फील्ड के वैल्यू आएंगे, जो फील्ड की वैल्यू आएंगी, तो उनमें ये ग्रुपिंग करेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ये ग्रुपिंग आप करोगे वो स्टार्टिंग से यानी कि पहली डेट से लास्ट में जो डेट आ रही है वहां तक की सारी ग्रुपिंग करे, तब तो आपको इनमें डेट में कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ एरिया तक, जैसे कि मैं जनवरी से लेके और जून तक ही उसको करना चाहता हूँ ग्रुपिंग, तो मुझे यहाँ पर जून की डेट लिखनी पड़ेगी लास्ट में, एंड में। तो उससे क्या करेगा, ये जून तक की ही ग्रुपिंग करेगा। अभी फिलहाल मैं इसको चेंज नहीं कर रहा क्योंकि मुझे सभी पे ग्रुपिंग करनी है।
अगर आप चाहते हैं यहाँ पर ग्रुपिंग मंथ के हिसाब से हो जाए तो आपको मंथ सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं अभी मंथ के हिसाब से करके दिखा रहा हूँ। अगर आप मंथ को क्लिक करके ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ना जनवरी की जितनी भी डेट थी उसका ग्रुप बनाकर इन्होंने जनवरी कर दिया है, ठीक है। फरवरी की जितनी डेट थी वो यहाँ पर कर दी है, ऐसी मार्च की डेट जितनी भी थी उन सबको इसने ग्रुप करके मार्च कर दिया है, ठीक है। अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और आप कोई आइटम देखना चाहते हैं या कंपनी देखना चाहते हैं कि इस मंथ में कौन सी कंपनी का कौन सी आइटम सेल हुई, मान लीजिए मुझे आइटम चेक करनी है, उसका रिकॉर्ड देखना है, तो मैंने उस मंथ पे डबल क्लिक किया तो आपके पास ये फील्ड आ गई। इसमें आपने आइटम नेम देखनी है कि कौन सी आइटम सेल हुई थी। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये बता देगा कि मार्च में CPU सेल हुआ था और 28 सेल हुए थे। ऐसे ही सबके ऊपर ना यहाँ पर प्लस के बटन आ जाएंगे। इसको अगर मैं क्लिक करूंगा ऐसे तो ये दिखा देगा कि अप्रैल में CPU इतने सेल हुए, कीबोर्ड इतनी सेल हुई और प्रिंटर इतने सेल हुए। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। कंट्रोल आप जेड नहीं करना चाहते तब भी इसको आप ठीक कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर रो लेबल में, ठीक है, यहाँ पर आइटम नेम्स ऐड हो गया है, ठीक है। अगर आप इस आइटम नेम को हटा देंगे या फिर उसी टाइम कंट्रोल जेड कर देंगे तो आपका ये जो मंथ वाला आ रहा था कॉलम वैसा का वैसा रहेगा। अगर मैं आइटम नेम को यहाँ से हटा देता हूँ तो आप देखेंगे जनवरी फरवरी फिर वैसे आ गया है। तो इसको अंदर वाली जो आइटम्स आई थी उनको हटाने के लिए आप यहाँ से रो लेबल में से उस आइटम को हटा सकते हैं। अब इसके ऊपर मुझे एक और फील्ड ग्रुपिंग करनी है। मान लीजिए मुझे 3-3 मंथ के ना ग्रुप करने हैं क्वार्टर में, तो उसके लिए मैं डबल ग्रुपिंग भी कर सकता हूँ। जैसे कई अलग अलग तरीके की ग्रुपिंग कर सकते हैं। उसके लिए फिर से आप क्या करेंगे, ग्रुप फील्ड में जाएंगे और यहाँ से क्वार्टर्स पे क्लिक करेंगे और फिर कर देंगे ओके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3-3 जो मंथ है उनका यहाँ पर ऑटोमेटिक Q1, इसका Q2, इसका Q3, ऐसे करके ना सबके 3-3 मंथ के यहाँ पर ग्रुप बन गए हैं। इनको आप सबको कोलैप्स या एक्सपेंड कर सकते हैं राइट क्लिक करके, एक्सपेंड और कोलैप्स एंटायर फील्ड से, तो आपके ये अलग अलग दिखेंगे। फिर जिसकी भी आपने क्वार्टर की डिटेल देखनी है तो आप उसके प्लस के साइन पे क्लिक कर सकते हैं, ऐसे आपको मंथ दिखा देगा। तो ये आपके क्या है, इस तरह ग्रुपिंग हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि ये ग्रुपिंग हट जाए तो उसके लिए आपको या तो रो लेबल्स में से यहाँ से क्वार्टर को हटाना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है, या फिर आप वहाँ पर जाकर भी हटा सकते हैं। अभी मैंने आपको पहले तो यहाँ से हटा के दिखाया था, अब मैं ग्रुप फील्ड में जाकर और यहाँ से क्वार्टर को ऑफ कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ से इसको क्लिक हटा दिया है और फिर मैंने कर दिया इसको ओके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिक वो क्वार्टर हट गया है और वहाँ से भी रो लेबल में से भी हट गया है। तो आप रो लेबल में से भी उस फील्ड को हटा सकते हैं, नहीं तो वहाँ ग्रुप फील्ड में जाकर भी हटा सकते हैं। उसके बाद अगर आप डे वाला करते हैं, डे में आपने मान लो मंथ को हटा दिया, आपने डे कर दिया, तो ये कह रहा है नंबर ऑफ डेज आपको कितने ग्रुप करने हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी एक डेट में जनवरी में मान लीजिए आपके 10 तक डेट है, 1 से लेकर 10 तक डेट है और आप चाहते हैं सिर्फ 5 तक की डेट को ये क्या करे, ग्रुपिंग करे, तो आप नंबर ऑफ डेज 5 की ग्रुपिंग कर सकते हैं। आप ओके करेंगे तो 5-5 दिन की ग्रुपिंग हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 18 तारीख थी तो 18 से 22 ये 5 दिन की ग्रुपिंग कर दी इसने, 12 से 16 ये 5 दिन की ग्रुपिंग कर दी। अब ये 16 जो है इसको भी इंक्लूड करता है, जैसे 12, 13, 14, 15, 16, तो इसको इंक्लूड करने से आपके 5 दिन हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप डेट की ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो आपको ना इस डेट के अंदर, इस डेट से इस डेट तक आपकी कितनी सेल हुई है वो आपको क्वार्टर वाइज दिखा रहा है। ऐसे ही आपको ये दिखा रहा है कि 12 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में कितनी डेट हुई। तो अगर आपको कभी आपका एम्प्लॉय जो सीनियर है या फिर आपका बॉस है वो आपको कहता है कि मुझे ना एक एक हफ्ते की डिटेल दिखाओ भाई, कि एक एक हफ्ते में कितनी कितनी सेल हुई, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे डे को 7 कर सकते हैं। तो आप ग्रुप फील्ड में जाएंगे और यहाँ पर डे को, ओनली डे को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर 7 कर देंगे। तो ये आपको आए हफ्ते की सेल दिखाएगा कि आपके एक हफ्ते में कितनी सेल हुई है, फिर दूसरे हफ्ते में कितनी सेल हुई है उस डेट के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल भी आप अलग अलग ग्रुपिंग भी कर सकते हैं और डबल ट्रिपल भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ग्रुप फील्ड में जाकर अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा और फिर कर दूंगा, अब ऑफ करने के बाद तो ओके करूंगा तो यहाँ पर कुछ भी हाईलाइट नहीं हो रहा, तो इसलिए मुझे इनमें से कोई एक चूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने मंथ सेलेक्ट कर लिया और फिर ओके, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, ग्रुपिंग होगी। अब ग्रुपिंग तो मेरे को वहां पर ओके का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा था तो इसलिए मैंने मंथ को सिलेक्ट करके ओके कर दिया, ग्रुपिंग होगी। लेकिन मुझे ये ग्रुपिंग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना वो जो पहले वाला डेट वाला फील्ड था वही चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सीधा यहाँ पर अनग्रुप वाला जो बटन है इस पर क्लिक कर दूंगा। तो आपने उस फील्ड में कहीं पर भी क्लिक करना है और अनग्रुप पे क्लिक करना है, तो आपका जो पहले वाला डेटा था वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका होता है ग्रुप फील्ड वाला ऑप्शन, जिसमें मैंने आपको सारे ये ऑप्शंस बता दिए, नंबर ऑफ डेज और ये सब। आप अगर टाइम वाले
कई जगह पर टाइम में भी डिलीवरी होती है, जैसे किसी प्रोडक्ट की, या फिर कोई ऐसा आपका बिजनेस है जिसमें टाइम से रिलेटेड आपकी सेल्स हो रही है या कोई चीज़ हो रही है, तो उसमें आप टाइम को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने मिनट के हिसाब से ग्रुप करना है या सेकंड के हिसाब से ग्रुप करना है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, तो हमारा ये रिकॉर्ड एज इट इज़ है, जैसे पहले था वैसा आ गया है। उसके बाद हमारे ऑप्शन आते हैं यहाँ पर, ये 3 ऑप्शन सॉर्टिंग से रिलेटेड। तो सॉर्ट A to Z और Z to A, ये 2 ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जब भी आप कोई भी चीज़, कोई भी फील्ड लगाते हैं, तो उसके जो नाम है या उसकी जो वैल्यूज़ है वो ऑटोमेटिक असेंडिंग ऑर्डर में आती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पहली 18 तारीख आ गई, फिर 19 तारीख, फिर अगले महीने की 12 तारीख, फिर 14 तारीख, फिर 23 तारीख। ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि आरोही क्रम में है। ठीक है, चढ़ते क्रम में, पहले छोटी वैल्यू आ गई, फिर बड़ी, फिर बड़ी। ऐसे ही नाम में होगा, नाम में A to Z आएगा, यानी A वाला नाम पहले, फिर B वाला, फिर C वाला। अगर आप इसको A to Z यहाँ से करते हैं तो ये पहले से अरेंज है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप Z to A करते हैं तो डेट उल्टी हो जाएंगी, जो बड़ी डेट है वो ऊपर आ जाएगी और बाकी सारी नीचे हो जाएंगी। ठीक है, इस काम को आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इस रो लेबल वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर भी A to Z और Z to A वाला ऑप्शन है। अगर आप यहाँ से A to Z कर देते हैं तो ये चेंज हो जाएगा, अगर आप यहाँ से Z to A कर देते हैं तो ये चेंज हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप अपने इस डेटा को क्या कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। ऐसे ही आपका कॉलम लेवल में भी आता है। अगर आपका यहाँ पर क्वार्टर 1 2 3 4 है, अगर आप 4 3 2 1 करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको Z to A करना है, तो आपका क्वार्टर 4 3 2 और 1 आ जाएगा। यानी कि इसको भी अगर आप कॉलम लेवल को भी ऐसे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके ये 2 ऑप्शन तो ऐसे काम करेंगे। आप यहाँ से कर सकते हैं इस ऑप्शन को, या फिर आप ऊपर से यहाँ से भी इन दोनों बटनों से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें कस्टम सॉर्ट, यानी अपनी मर्जी से सॉर्ट करना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे। अब इन ऑप्शंस में हम ऑटोमेटिक करेंगे। इसको कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताता हूं अभी। तो अगर आप यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे मोर सॉर्ट ऑप्शंस, यहाँ पर भी आ रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तब भी वही सेम ऑप्शन आएंगे। ऐसे ही कॉलम लेवल में भी सेम होगा। कॉलम लेवल के भी इस बटन पे क्लिक करके आप इस पर क्लिक करेंगे तब भी आपके पास सेम ऑप्शंस आएंगे। अभी आप देखेंगे तो जब आप कस्टम सॉर्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑटोमेटिक असेंडिंग वाला ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये मैनुअल भी दिया हुआ है। ठीक है, ये मैनुअल अभी टिक मार्क नहीं है। जब भी आपका फील्ड कोई ऐड होगा यहाँ पर, या फिर कोई आप इसमें डेटा लगाएंगे, तो आपका ये ऑटोमेटिक असेंडिंग ऑर्डर में आता है। ठीक है, अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कर दोगे, ओके करोगे, तो आपका ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ये अभी मैंने कॉलम में क्लिक कर रखा था, इसलिए कॉलम में हो रहा है। मैं कर रहा हूँ यहाँ पर क्लिक, इसमें रो वाले फील्ड में, और उसके बाद मैंने कस्टम सॉर्ट में गया। अभी असेंडिंग में अगर यहाँ से अगर आप डिसेंडिंग करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। आप यहाँ से भी देखिए डिसेंडिंग हो गया है। तो सॉर्ट में जाकर आप असेंडिंग करेंगे, ओके, तो ये असेंडिंग हो गया। सॉर्ट में जाकर अगर आप डिसेंडिंग करेंगे तो ये डिसेंडिंग हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप असेंडिंग डिसेंडिंग वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आप इन बटनों से भी कर सकते हैं, इन बटनों से भी कर सकते हैं, इन बटनों से भी कर सकते हैं, या फिर सॉर्ट में जाकर यहाँ असेंडिंग या डिसेंडिंग से भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है पहला, मैनुअल। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा रहा है, यू कैन ड्रैग आइटम टू रीअरेंज देन। ठीक है, यू कैन ड्रैग आइटम्स टू रीअरेंज देम। इसका मतलब क्या है कि आप इसको ड्रैग करके भी अरेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपनी मर्जी से मैनुअली किसी को ड्रैग करना है, तो अगर आपने वो ऑप्शन, ये मैनुअल वाला ऑप्शन ऑन नहीं कर रखा, तब भी आप इस ऑप्शन को कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी रिकॉर्ड पे ऐसे क्लिक करके, और ये जो इसकी लाइनिंग है, बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर जब आप इसका पॉइंटर ले जाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा ऐसे। ठीक है, ये वाला आपका आइकन, तीर का निशान जो है ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको उसको क्लिक करके जहाँ पर भी ड्रैग करना है वहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए अभी 11/20/2023 है, यानी कि 20 तारीख है, 20 तारीख नवंबर की। इसको अगर आप उठाकर यहाँ लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर वो रिकॉर्ड पूरा आ जाएगा। देखिए, ये पूरा रिकॉर्ड यहाँ आ गया है। तो रिकॉर्ड पूरा का पूरा ऊपर नीचे जाता है। तो अगर आप वहाँ से मैनुअल वाला ऑप्शन ऑन नहीं भी करेंगे तब भी ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप मैनुअल ऐसे क्लिक करके सरका सकते हैं। और अगर आप वहाँ से जाकर मैनुअल ऑन करेंगे, देखिए अब ये मैनुअल वाला ऑप्शन ऑन हो गया ऑटोमेटिक। ये ऑन इसलिए हो गया क्योंकि आपने वहाँ पर मैनुअल किया है। तो चाहे आप यहाँ पर मैनुअल ऑन करें या ऑफ करें, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप वहाँ पर किसी भी सेल को क्लिक करके ड्रैग करके भी अरेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर स्क्रीन में देखेंगे मोर ऑप्शंस, मोर ऑप्शंस में आपके पास ये वाला ऑप्शन पहला है, सॉर्ट ऑटोमेटिकली एवरी टाइम द रिपोर्ट इज अपडेटेड। जब भी आप इसके अंदर कोई डेटा लगाएंगे, अपडेट करेंगे, यानी मेन टेबल में अपडेट करेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, उसके बाद
ये ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक क्या होगा, ये अरेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ, जैसे अभी मोर ऑप्शंस में ये वाला ऑप्शन ऑन है, ऑटोमेटिक वाला, तो आपने इसको ऑन कर रखा है। अब आपने यहाँ पर ना कंपनी नेम को उठाकर लगा दिया और डेट को यहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे कंपनी में नेम में पहले सी वाला नाम आ रहा है, फिर डी वाला, ऑटोमेटिक ये अरेंज हो गए हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक क्या हो रहे हैं, ऑटोमेटिक अरेंज हो रहे हैं। जब भी आप किसी भी चीज़ को उठाकर यहाँ पर लगाएंगे, यानी कि ड्रैग करेंगे पार्ट टेबल में, तो वो ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगी, क्योंकि आपका वो ऑप्शन ऑन है। उसके बाद हम सॉर्ट में गए और मोर ऑप्शंस में गए। जब आप इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, अभी नीचे वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये हाईलाइट कैसे होगा। तो जब आप इसको ऑफ कर देते हैं तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिक अपडेट नहीं करेगा अब। ठीक है, जब भी आप नया फील्ड लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा। जैसे मैं इसको ओके कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने कर दिया ओके। अब वो मैनुअली हो गया। अगर मैं आइटम नेम को उठाकर यहाँ लगा रहा हूँ और कंपनी को हटा रहा हूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे कि CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, अभी तो ये यहाँ पे अरेंज आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको ड्रैग कर देंगे, मान लीजिए आपने CPU को यहाँ से ड्रैग कर दिया, फॉर एग्जांपल CPU को यहाँ से क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब आपने यहाँ पर CPU में कहीं पर भी चेंजिंग कर दी। आपने मेन टेबल में मान लो एक CPU में यहाँ पर डबल क्लिक करके कुछ चेंजिंग कर दी, जैसे मान लो मैंने ये कर दिया चेंज। अब यहाँ पर अगर आप पैड टेबल में रिफ्रेश करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करके और रिफ्रेश कर दिया, तो वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अब आप देखेंगे ना, यहाँ पर देखिए सी वाला नाम ना ऑटोमेटिक यहाँ पर अरेंज नहीं हुआ। ठीक है, ABCD के हिसाब से अरेंज नहीं हुआ, ये लास्ट में लग गया। ठीक है, तो अगर आपने वो सॉर्ट ऑटोमेटिकली वाला ऑप्शन ऑफ कर रखा होगा तो जो भी आप अपडेट करेंगे वो यहाँ नीचे नीचे लगेगा, लेकिन ABCD के हिसाब से ऑटोमेटिक अरेंज नहीं होगा। तो यही बात आपको मैं वहां पर समझाना चाहता था। सॉर्ट ऑटोमेटिकली वाला, अगर आपका सॉर्ट ऑटोमेटिकली वाला ये ऑप्शन जो है मोर ऑप्शंस में जाकर ये वाला ऑप्शन ऑफ होगा तो आपका यहाँ पर अरेंज ऑटोमेटिक नहीं होगा। अगर ये ऑप्शन ऑन है तो आपका डेटा ऑटोमेटिक अरेंज होगा। तो ये ऑप्शन होता है आपका सॉर्ट ऑटोमेटिकली एवरी टाइम द रिपोर्ट इज अपडेटेड। अभी मैं इसको वापस से पहले जैसा कर रहा हूँ, Ctrl+Z करके। ठीक है, और यहाँ देख लेते हैं, लिस्ट में तो नहीं आया, ये लिस्ट में नहीं आया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका सॉर्ट में जाकर, मोर ऑप्शंस में जाकर। ठीक है, सॉर्ट ऑटोमेटिकली आपने ऑफ कर दिया है। यहाँ पर फर्स्ट की सॉर्ट ऑर्डर, अब इसमें आपके पास ना संडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसे ये लिस्ट आती है। ठीक है, ये जो है अगर आपके पास कोई संडे मंडे वाली लिस्ट का डाटा है यहाँ पर, यानी कि आपके पास मंथ या डे लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो उनको आप इस लिस्ट के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा कहाँ चलता है, ये कस्टम लिस्ट में चलता है। ठीक है, ये कस्टम लिस्ट में कैसे चलेगा उसका ऑप्शन आपको मैं बता रहा हूँ। तो कस्टम लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कस्टम लिस्ट बनाएंगे, उसके हिसाब से आपकी जो डेटा है वो सॉर्ट होगा। तो कस्टम लिस्ट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करके और मैं जाऊँगा इस मेन बटन में, ऑफिस बटन में। उसके बाद मैं जाऊँगा एक्सेल ऑप्शंस में। उसके बाद यहाँ पर पॉपुलर वाले ऑप्शन में यहाँ पर आ जाता है एडिट कस्टम लिस्ट। ठीक है, आपको इनमें से किसी में भी देख लेना है जिसमें एडिट कस्टम लिस्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, तो वहां पर जाकर आप कस्टम लिस्ट बना सकते हैं। तो अभी मैंने इस स्क्रीन को मैं थोड़ा इधर कर लेता हूं, ठीक है, ताकि मुझे रिकॉर्ड दिखते रहे। हाँ, तो अब यहाँ पर मैंने एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक कर दिया है। तो उसके बाद आपके पास ये स्क्रीन आएगी। आप यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है लिस्ट एंट्रीज, यहाँ पर आप जिस भी ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि पहले प्रिंटर का नाम लिखा है, ठीक है, उसके बाद मैंने इसको एंटर कर दिया। फिर मैं चाहता हूँ कि कीबोर्ड का नाम लिखा है वहाँ पर अरेंजिंग में, ठीक है, उसके बाद माउस का नाम आए, माउस का, ठीक है, माउस का नाम आ जाए, उसके बाद CPU का नाम आए। तो जैसे आप यहाँ पर लिस्ट बनाते हैं वहाँ उस रिकॉर्ड में देखकर, और फिर आपने कर दिया इसको ऐड, तो आपकी ये लिस्ट जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ऐड होने का मतलब है आपके पास वहाँ पे सॉर्टिंग वाले ऑप्शन में भी उस लिस्ट में दिखेगी। तो यहाँ पर ये ऐड हो गई है, इसको मैंने कर दिया ओके, ठीक है, और फिर मैंने कर दिया ओके। अब अगर आप पर टेबल में क्लिक करके ऑप्शंस में यहाँ पर सॉर्ट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर मोर ऑप्शंस में जाएंगे, तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें आपको सॉर्ट ऑटोमेटिकली ऑफ करना है, तो आपके पास ये आ जाएगा फर्स्ट की सॉर्ट ऑर्डर। तो इसमें आपको यहाँ पर दिखा देगा वो लिस्ट। आप नीचे जाएंगे ऐसे, तो ये देखिए यहाँ पर वो लिस्ट आ गई है एडिट कस्टम लिस्ट से जो आपने बनाई है। तो अभी आपका रिकॉर्ड देखिए कैसे है, कीबोर्ड, माउस, CPU और प्रिंटर। अगर आप चाहते हैं कि इस लिस्ट के हिसाब से अरेंज हो जाए, तो आपको इस लिस्ट को क्लिक करना है और फिर आपको क्या करना है, ओके करना है। जैसे ही आप ओके और ओके करेंगे और फिर यहाँ से दोबारा से असेंडिंग या डिसेंडिंग कुछ भी क्लिक कर देंगे एक बार, तो आपका ये
प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू देखिए उसी लिस्ट के हिसाब से अरेंज हो गया है। आप बाद में इसको फिर Z to A कर लेंगे तो ये उल्टी हो जाएगी लिस्ट, और A to Z करेंगे तो उस कस्टम लिस्ट के हिसाब से ये यहाँ पर अरेंज कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाए जैसे पहले थी, तो उसके लिए आपको सॉर्ट में जाना है, ठीक है, और मोर ऑप्शंस में जाना है, और यहाँ से आपको नॉर्मल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर जाकर अगर आप नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे और फिर ओके, और फिर ओके, और यहाँ से अगर आप करेंगे A to Z तो ये फिर वापस से नॉर्मल हो जाएगी आपकी लिस्ट, ठीक है। आपको एक बार यहाँ से कोई भी A to Z या Z to A करना पड़ेगा ताकि वो इफेक्ट इसका अप्लाई हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि कस्टम लिस्ट में कुछ चेंजिंग हो जाए तो उसके लिए आपको फिर वहीं जाना है एक्सेल ऑप्शंस में, ठीक है, पॉपुलर में एडिट कस्टम लिस्ट में, और आपको यहाँ पर उस लिस्ट में क्लिक करके यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजिंग करनी है, ठीक है। आपको मान लीजिए आपने माउस को कट करके ऊपर लगाना है तो आप इसको कट करके यहाँ पर लगा सकते हैं, और यहाँ पर ये गैप जो है इसको ख़त्म कर दीजिए, और फिर इसको क्या कर देंगे, आप ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या होगा, ये यहाँ पर मॉडिफाई हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मॉडिफाई हो गया है। ओके करने के बाद फिर ओके करेंगे आप, पाइप टेबल में क्लिक करने के बाद सॉर्ट पे क्लिक करने से आप मोर ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पर वो लिस्ट में एडिट हो गया है। फिर से आप इस लिस्ट के हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो आपका फर्स्ट की सॉर्ट ऑर्डर है इसमें आपको कस्टम लिस्ट बनानी पड़ती है, और उस लिस्ट के हिसाब से जैसे आपने लिस्ट में नंबर वाइज लिखे हैं वैसे ही वहां पर आपके रिकॉर्ड में आएंगे। तो ये ऑप्शन होता है आपका फर्स्ट की सॉर्ट ऑर्डर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सॉर्ट बाय ग्रैंड टोटल। अब ग्रैंड टोटल वाला ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं है, ये हाईलाइट कब होगा, जब आप यहां से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी एक फील्ड को ना सिलेक्ट करके यहां से सम ऑफ सेल्स सेलेक्ट करेंगे। जो आपका ग्रैंड टोटल आता है यहाँ पर ये सम ऑफ सेल्स है। तो जब आप इसमें इस फील्ड को सिलेक्ट करते हैं और फिर जाते हैं मोर ऑप्शंस में, तब आपके ये ऑप्शंस हाईलाइट होंगे, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको ग्रैंड टोटल पे क्लिक करना है और फिर ओके करना है, और आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ग्रैंड टोटल जो है वो यहाँ पर अरेंज हो गया है, वो यहाँ पर क्या हो गया, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया है। अब ये जो है आप यहाँ से नहीं कर सकते, आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से कुछ भी ऑप्शन नहीं आएगा जिससे आप उसको अरेंज कर सके। तो ये ऑप्शन आपको तब अप्लाई करना है जब आपको ग्रैंड टोटल में आपको सॉर्टिंग करनी है, क्योंकि इन आइटम्स पे तो आप यहाँ से क्लिक करके सॉर्टिंग कर सकते हैं, इन कॉलम वाली आइटम्स में आप यहाँ से क्लिक करके सॉर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन फील्ड में क्लिक करेंगे तो आप वहीं पे ऑप्शंस में जाएंगे, जैसे कि मोर ऑप्शंस में जाकर, और आपने इसमें पहले आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में से कोई एक सिलेक्ट करना है, आप डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको सम ऑफ सेल्स करना है और फिर मोर ऑप्शंस में जाएंगे तो ये ऑप्शन सिलेक्टेड है, और उसके बाद ओके और फिर ओके। तो आप देखेंगे कि आपका ये जो ग्रैंड टोटल वाला कॉलम है ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। मैं दोबारा किसी और फील्ड पे क्लिक करके और सॉर्ट में जाकर उस ऑप्शन में जा रहा हूँ। यहाँ से असेंडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग जो आप करना चाहें वो पहले यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर मोर ऑप्शंस में जाना है आपने। अब यहाँ पर वही कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा, सम ऑफ सेल्स, ये आपको याद रखना है क्योंकि मैं भी कई बार यहाँ पर भूल जाता हूँ। ये ऑप्शन आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, ग्रैंड टोटल वाला जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करने के बाद ही आपने मोर ऑप्शंस में जाना है, उसके बाद आपके ऑप्शन हाईलाइट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर वैल्यूज इन सिलेक्टेड कॉलम। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये तो था आपका ग्रैंड टोटल में। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ना जो क्वार्टर 1, 2, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, इनके अंदर भी आप अरेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप वो तो यहाँ से क्वार्टर 4 को आगे, क्वार्टर 3 को ऐसे 4, 2, 3, 1 या 3, 2, 1, 2, 3, 4 ऐसे कर सकते हैं अरेंज। लेकिन आप इनकी अंदर की जो वैल्यू है, जैसे ये 44, 28, इनको अरेंज अगर आपने करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन होता है। यानी किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू के हिसाब से अरेंज करना है आपको पूरी टेबल को, तो उसके लिए आपका ये ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि वो आप कॉलम वाले लेबल से और शॉर्ट में जाकर ये ऑप्शन अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको वो चीज़ यहाँ से करनी है। ग्रैंड टोटल वाला, ग्रैंड टोटल को अरेंज करने के लिए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। और वैल्यूज इन सिलेक्टेड कॉलम क्या होता है, आप जो भी यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, अभी जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये ग्रैंड टोटल वाला सेल सेलेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ मेरी पूरी टेबल जो है वो क्वार्टर 1 के इस कॉलम के हिसाब से अरेंज हो जाए, तो मुझे यहाँ पर क्वार्टर 1 के किसी सेल को सिलेक्ट करना है और फिर मैंने क्या करना है, ओके, और यहाँ से असेंडिंग है ही, और फिर मैंने कर दिया ओके। तो आप देखेंगे कि जो हमारा क्वार्टर 1 का जो कॉलम है उसकी वैल्यूज यहाँ पर अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। 28 पहले आ रहा है, 33, फिर 44, फिर 59।
इसके हिसाब से आपके जितने भी ये रिकॉर्ड हैं ये सारे ऊपर नीचे ऑटोमेटिक हो जाएंगे, यानी आपका रिकॉर्ड खराब नहीं होगा। लेकिन अब आपका जो पूरी टेबल है वो किस कॉलम के हिसाब से सॉर्टिंग हो रही है, वो Q1 के कॉलम के हिसाब से सॉर्टिंग हो रही है। तो वापस आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा सॉर्ट में। ये वाले ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि मैनुअली आप ड्रैग करके असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अपनी मर्जी से कर सकते हो ऊपर नीचे। इसमें असेंडिंग कर सकते हैं, डिसेंडिंग कर सकते हैं, ये ऑप्शन आप बटनों से भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तब आपका ये वाला ऑप्शन हाईलाइट होगा। और ऑटोमेटिक सॉर्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली जब भी आपकी टेबल में कुछ अपडेट होगा तो ये ऑटोमेटिक अरेंज करता जाएगा उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मोस्टली इसमें असेंडिंग ऑर्डर में होता है। यहाँ से आप कस्टम लिस्ट बनाकर उसमें मेन बटन में जाकर कस्टम लिस्ट के हिसाब से इसको सॉर्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपका तब हाईलाइट होगा जब आपने ये ऑप्शन ऑफ कर रखा होगा, ठीक है। और ये वाले ऑप्शन आपके चलेंगे जब आपने यहाँ से प्रीवियस स्क्रीन में सम ऑफ सेल्स को यानी कि ग्रैंड टोटल वाले कॉलम को सिलेक्ट किया होगा। तो इसमें ये वाला ऑप्शन तो होता है आपका ग्रैंड टोटल को ग्रैंड टोटल के हिसाब से पूरी टेबल को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना। और ये वाला ऑप्शन होता है आपका किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना। आई होप आपको ये सारे ऑप्शंस इजी तरीके से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने A to Z सारे ऑप्शंस सिखाने की पूरी कोशिश की है। तो ये थे ऑप्शन आपके सारे सॉर्टिंग से रिलेटेड। उसके बाद मैंने इसको कर दिया ओके। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका रिफ्रेश। तो रिफ्रेश में आपके ये दो ऑप्शन हाईलाइटेड हैं, ठीक है। तीसरे चौथे जितने भी ऑप्शंस हैं ये वाले ऑप्शंस आपके यहाँ पर नहीं चलेंगे, क्योंकि अभी आप एक्सेल में से डेटा लेकर और उसकी पार्ट टेबल बना रहे हैं और उसके ऊपर ऑप्शन अप्लाई कर रहे हैं। ये ऑप्शंस आपके तब चलेंगे जब आप एक्सटर्नल किसी सोर्स से डेटा लेते हैं, ठीक है। किसी और सॉफ्टवेयर से जो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है वहां से आप अगर यहाँ पर डाटा लेते हैं तो आपका ये जितने भी ये रिफ्रेश स्टेटस, कैंसिल रिफ्रेश या फिर ये कनेक्शन प्रॉपर्टी है, ये वाले ऑप्शन चलेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ रिफ्रेश और रिफ्रेश ऑल करेंगे, जो कि बहुत काम के हैं। तो रिफ्रेश का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने ना ये जो CPU है इंटेल कंपनी का, इसमें 25 है, ठीक है। और इसको मैं चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने कर दिया 70, ठीक है। यहाँ पर 70 करने से आपकी टेबल में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। ये कब तक चेंज नहीं होगा? जब तक आप इसको रिफ्रेश नहीं करते। अभी आप इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखिए CPU में था ना ये, तो CPU में इस लाइन में चेंजिंग होगी। इसके लिए मैं ऑप्शंस में जाऊंगा, यहाँ रिफ्रेश के इस ऊपर वाले बटन पे क्लिक कर लो आप, या फिर आपको रिफ्रेश पे क्लिक करना है, या फिर आप टेबल में राइट क्लिक करके और रिफ्रेश भी कर सकते हैं। अभी मैं ऊपर वाले ऑप्शन से करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही आप रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 28, 25, 109 और ये 23 है, जैसे 109, 23, 23 हो गया, 185 हो गया। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा देखिए यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये देखिए ये चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये फिगर चेंज हो गई है और जो आपने नाम चेंज किया था CPU का वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो रिफ्रेश करने से क्या होगा, इस टेबल से रिलेटेड जो भी आपकी पार्ट टेबल है सब में रिफ्रेश कर देगा ये। इस टेबल से, इस पर्टिकुलर एक टेबल को यूज करके अगर आपने कोई पार्ट टेबल बनाई है तो उन सभी टेबल्स में ये अपडेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद रिफ्रेश ऑल क्या होता है, जितनी भी आपने टेबल बना रखी है, ये जो नॉर्मल टेबल है, इनकी जितनी भी आपने पार्ट टेबल बना रखी है सारी, यानी रिफ्रेश ऑल से क्या होगा, एक्सेल में जितनी भी आपकी पार्ट टेबल होंगी सब पे ही ये रिफ्रेश कर देगा, अपडेट कर देगा। अगर आपकी मेन टेबल में कुछ भी चेंजिंग होती है, अगर मेन टेबल में आपने कुछ भी एडिट किया, अपडेट किया, तो आपकी पार्ट टेबल में सभी में ही जितनी भी टेबल हो सभी में ही ये रिफ्रेश कर देगा। तो रिफ्रेश क्या होता है, किसी एक टेबल के पार्ट टेबल कितनी भी बनी हो उनमें रिफ्रेश करेगा। और रिफ्रेश ऑल होता है जितनी भी आपने टेबल, नॉर्मल टेबल की जितनी भी आपने पार्ट टेबल बना रखी है सभी में रिफ्रेश करेगा। तो ये आपके दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। जो हमारे यहाँ पे 25 था, यहाँ पर मैं 25 कर रहा हूँ, ठीक है। और CPU का जो नाम मैंने चेंज किया था पहले, तो उसको मैं नॉर्मल कर रहा हूँ ताकि कुछ चेंजिंग ना हो। अब इसको मैं क्या करूँगा, फिर वापस से नॉर्मल करने के लिए राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर दूंगा। तो मैं राइट क्लिक करके भी रिफ्रेश कर सकता हूँ, ये ऑप्शन हमको यहाँ पर भी दिया होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका चेंज डेटा सोर्स। इसमें भी आपके दो ऑप्शन आ रहे हैं, चेंज डेटा सोर्स और कनेक्शन प्रॉपर्टी। कनेक्शन प्रॉपर्टी आपका यहाँ पर नहीं चलेगा, ये तब चलता है जब आपका डेटा आउटसाइड किसी सॉफ्टवेयर से, डेटाबेस से कनेक्टेड हो। तो इस वीडियो में हम इसको नहीं करेंगे, इसको लेटेस्ट वीडियो में जब नेक्स्ट जो वीडियो ट्यूटोरियल आएंगे उनमें करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद चेंज डेटा सोर्स में आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर ये सीधा बटन दिया होता है, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये ऑप्शन किस लिए होता है, अभी जो आपने टेबल बनाई है वो इस टेबल में, जो हमारी नॉर्मल टेबल है, इसमें सारे
जितने भी कॉलम है उन सबको सिलेक्ट करके बनाई है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि 2 या 3 ही कॉलम हमारे उस पार्ट टेबल में आए तो आप बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चेंज डेटा सोर्स में क्लिक करना है और आपका ये पूरी टेबल का एरिया सेलेक्ट हो रहा है। तो अगर मैं ऑर्डर आईडी, नेम, ठीक है, कंपनी, क्वार्टर, ठीक है, इनको लेना चाहता हूँ और डेट और सेल्स तक लेना चाहता हूँ, मान लीजिए ये डेट तक लेना चाहता हूँ। अगर मैं इस एरिया को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, और फिर मैं करूंगा ओके, तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर फील्ड लिस्ट में कॉलम्स कम हो गए हैं। जितने भी आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे वही यहाँ पर आपको दिखाएगा और उसी से ही आप पायर टेबल बना सकते हैं। तो बाद में अगर आप चाहते हैं कि आपकी पायर टेबल में कुछ चेंजिंग हो जाए, आपकी नॉर्मल टेबल में कुछ भी फर्क ना पड़े, तो आप इसका चेंज डेटा सोर्स का यूज कर सकते हैं। तो चेंज डेटा सोर्स में हम वापस गए। अगर आप चाहते हैं कि सारे कॉलम आ जाएं लेकिन ना इसका हाफ डेटे पे ही हमने क्या करना है, पायर टेबल बनानी है, तो हाफ डेटा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इतना डेटा यहाँ तक का सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर मैंने कर दिया इसको ओके। तो आप देखेंगे कि आपके कॉलम तो उतने ही आए हैं, लेकिन जब आप इसमें रिकॉर्ड लगाएंगे तो रिकॉर्ड आपके हाफ आएंगे जितना एरिया आपने चेंज डेटा सोर्स में जाके सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो ये होता है आपका चेंज डेटा सोर्स वाला ऑप्शन, जिससे आप पायर टेबल के कॉलम्स को या डेटा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। तो चेंज डेटा सोर्स में जाकर मैं वापस से इसको पूरी टेबल को सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं आगे वाले ऑप्शन समझाने के लिए इस पूरी टेबल के कॉलम यूज कर सकूं। तो मैंने इसको ओके कर दिया और यहाँ पर सेल्स को उठाकर वैल्यूज वाले बॉक्स में रख दिया है ताकि हमारे नंबर भी आ जाए। तो ये ऑप्शन होता है आपका चेंज डेटा सोर्स। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन क्लियर। एक तो होता है इसके अंदर क्लियर ऑल और एक होता है क्लियर फिल्टर्स। क्लियर फिल्टर्स में अगर आप ऊपर फिल्टर लगाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपने कंपनी को उठाकर रिपोर्ट फिल्टर में लगा दिया, तो आपका ऊपर फिल्टर लग जाते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसमें यहाँ इसको ऑन करेंगे, इन सबको मैंने हटा दिया, या फिर आप सबको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। और पर्टिकुलर किसी को देखना है तो आपने उनको ऑन रखा और फिर कर दिया ओके, तो उसी का रिकॉर्ड दिखा रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पर ये फिल्टर का जो है सिंबल यहाँ पर लगा आ गया है। अगर आप चाहते हैं हमारी पायर टेबल में जो फिल्टर लगे हैं वो हट जाएं, तो आपको क्लियर में क्लियर फिल्टर्स करना है। क्लियर फिल्टर्स करने से यहाँ पर ऑल आ जाएगा और ये आपके सारे ऑन हो जाएंगे। तो इसका मतलब है जो आपने फिल्टर लगाया था वो हट जाएगा। तो इस ऑप्शन से तो आप फिल्टर हटा सकते हैं। अभी मैं यहाँ से रिपोर्ट फिल्टर को ऑफ कर रहा हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद क्लियर ऑल क्या होता है, आपने ये सब कुछ हटाना है यहाँ से, यानी आपका जो स्टार्टिंग में पायर टेबल का एरिया आता है वो रखना है। यानी कि आप ये काम यहाँ से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप इसको फील्ड लिस्ट में से सभी को ऐसे हटा सकते हैं। ऐसे हटाने से आपका जो नॉर्मल स्टार्टिंग में जो पायर टेबल का एरिया आता है वो आ जाएगा, वो दिख जाएगा आपको, ठीक है। और अगर आप इसको ऑन करना चाहे तो ऑन कर सकते हैं। अभी मैं जैसे इसको ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। क्वार्टर को मैं उठाकर कॉलम लेवल में लगा देता हूँ। अगर आप यहाँ से हटाना चाहते हैं एक क्लिक से, तो एक ही क्लिक में आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में जा सकते हैं। जो पायर टेबल आपका बनाने वाला एरिया आता है वहां पर ये आपको पहुंचा देगा। तो क्लियर ऑल करने से आपकी पायर टेबल में से सारे फील्ड जो है वो सारे हट जाएंगे, क्लियर पायर टेबल, ठीक है। तो वो सारे फील्ड हट गए हैं। वैसे अगर आपको फिर बाद में लगाना है फील्ड, तो फिर आप उसको उठाकर ऐसे यहाँ से ड्रैग करके कॉलम लेवल में या फिर रो लेवल में ऐसे करके लगा सकते हैं, जैसे आप पहले करते थे। तो क्लियर में क्लियर ऑल से आपके सारे फील्ड यहाँ से पायर टेबल में से गायब हो जाते हैं, हट जाते हैं। और क्लियर फिल्टर से आपकी पायर टेबल में से फिल्टर हट जाता है, कोई भी फिल्टर आप लगाएंगे तो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका सिलेक्ट। सिलेक्ट वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 5 ऑप्शंस आएंगे। इसमें पहले 3 जो ऑप्शंस हैं वो तभी चलेंगे जब आप एंटायर पायर टेबल करते हैं क्लिक। एंटायर पायर टेबल पे क्लिक करने के बाद आपकी पूरी पायर टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाती है, क्योंकि आप सिलेक्ट वाला ऑप्शन कर रहे हैं। अगर आप एंटायर पायर टेबल क्लिक कर देते हैं तो आपके ऑप्शन ये वाले हाईलाइट हो जाते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें लेबल्स एंड वैल्यूज। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो भी आपके लेबल्स एंड वैल्यू, यानी कि जो ये हेडिंग्स है और जो आपकी वैल्यूज है वो सारी सिलेक्ट होंगी। तो जब आप एंटायर पायर टेबल ऑन कर देते हैं तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों सेम होते हैं, तो आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है वैल्यूज। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो पायर टेबल में जहां पर वैल्यूज लिखी हुई हैं सिर्फ वो एरिया सिलेक्ट होगा, जहां पे नंबर वगैरह लिखे हुए हैं तो वो वाली एरिया को ये सिलेक्ट करके दिखाएगा। उसके बाद अगर आप कर देते हैं लेबल्स, तो पायर टेबल में सिर्फ आपके जो लेबल है ना, ये लेबल को दिखा रहा है, जो आपकी वैल्यूज है उनको ये छोड़ देगा, उनको सिलेक्ट नहीं करेगा। अब इनको सिलेक्ट करने का फायदा क्या होता है, सिलेक्ट तो हमने कर लिया, लेकिन इनको फायदा क्या होता है, आप होम टैब में जाकर इनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आपको इसको रेड करना है, सबको बोल्ड करना है, थोड़ा बड़ा करना है, जो भी आप फॉर्मेटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। अब जैसे मैं ऑप्शंस टैब में सिलेक्ट में अगर वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेता हूं तो मैं होम टैब में जाकर इनको अलग से कलर दे सकता हूं, ठीक है।
अलग से बैकग्राउंड कलर भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। तो जो भी मैं फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो आप अपने अगर पार्ट टेबल की कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वैल्यूज की, लेबल्स की, तो वो आप कर सकते हैं। इसको वापस करने के लिए मैं यहाँ से इनको क्या कर दूंगा, ऑप्शंस में सेलेक्ट में यहाँ से करूंगा एंटायर टेबल, फिर उसके बाद मैं यहाँ से करूंगा वैल्यूज, तो वैल्यूज सेलेक्ट हो जाएंगी। फिर यहाँ से मैं होम टैब में जाकर इसको कर दूंगा नो फिल, और अक्षरों का कलर जो है वो ब्लैक कर दूंगा, तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और बोल्ड में हटा दूंगा। उसके बाद फिर मैं ऑप्शंस में जाऊंगा, सिलेक्ट में मैंने कर दिया लेबल्स, तो लेबल सेलेक्ट हो गए। फिर मैं होम में जाकर इनको हटा दूंगा, ठीक है। तो हमारी जो पार्ट टेबल है वो नॉर्मल हो जाएगी। तो ये ऑप्शंस होते हैं आपके तीनों, ये वाले लेबल्स एंड वैल्यूज, या फिर वैल्यूज और लेबल्स को अलग अलग सेलेक्ट करना है आपने, या एंटायर पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका इनेबल सिलेक्शन। इनेबल सिलेक्शन में अगर आप देखेंगे तो एक एरो का सिंबल आ रहा है यहाँ पर, और ये हाईलाइट है यानी कि ऑन है। अगर जब तक ये ऑप्शन ऑन होगा तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी यहाँ पर रिकॉर्ड पे, जैसे इस नाम पे क्लिक करेंगे तो आपका वो जो पूरी रो है वो सिलेक्ट हो जाएगी, ऐसे पूरी रो ऐसे सिलेक्ट हो रही है। किसी भी कॉलम पे अगर आप डाउन एरो के सिंबल जब आएगा क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये सिलेक्शन को इनेबल कर रहा है, यानी कि सिलेक्शन आप इस तरीके से एकदम कर सकते हैं। और सम ऑफ सेल्स पे क्लिक करेंगे तो पूरी एंटायर टेबल, यानी इस कॉर्नर वाले ऊपर टॉप में जो सेल दिया हुआ है इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी एंटायर टेबल सेलेक्ट करता है ये ऐसे। तो ये ऑप्शन हाईलाइट है, तो आपका ये ऑप्शन चल रहा है। अगर आपने इस ऑप्शन को ऑफ कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने इस ऑप्शन को ऑफ कर दिया है, ठीक है। ऑफ करने के बाद अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाहेंगे, जैसे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो तीर का निशान नहीं आएगा, तो आप इसको पूरी रो को सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको ऐसे मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा एकदम, ठीक है। अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है तो ऐसे करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं वो बटन इनेबल हो जाए एकदम रो को या कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां से इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऑफ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन होता है आपका इनेबल सिलेक्शन। उसके बाद आता है मूव पार्ट टेबल। आपको पार्ट टेबल का जो ये एरिया है इसको मूव करना है, तो आप इसको सिलेक्ट करके जो इसकी बाउंड्री है इसको क्लिक करके आप उठा के ऐसे ले जा सकते हैं, कहीं पर भी ऐसे उठाकर कहीं पर भी इसको ड्रैग कर दीजिए तो पार्ट टेबल आपकी वहीं पर चली जाएगी, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको पार्ट टेबल को मूव, नहीं तो आप मूव पार्ट टेबल में जाकर और कोई भी एक सेल सेलेक्ट कर सकते हैं जहां पर आपको पार्ट टेबल लगानी है। मान लीजिए मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया ये और फिर मैंने कर दिया ओके, तो आपकी टेबल वहां पर मूव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पार्ट टेबल को, एंटायर पार्ट टेबल को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। और नहीं तो आप इसके बॉर्डर पे क्लिक करके और उठाकर माउस से और इसको ड्रैग करके भी मूव कर सकते हैं। तो ये होता है आपका ऑप्शन मूव पार्ट टेबल। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका टूल्स में पार्ट चार्ट। अगर आप पार्ट टेबल की पार्ट चार्ट को बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल जो नॉर्मल इसका ऑप्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पार्ट टेबल में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी। इसमें अलग अलग तरह के पार्ट टेबल के चार्ट बने हुए हैं, ठीक है। इनमें से जो भी आपको स्टाइल सेलेक्ट करना है वो आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फिर ओके करने से आपके पास ये स्क्रीन आएगी। अभी फिलहाल हम इसको डिटेल में नहीं सीखेंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो कैटेगरी वाली फील्ड है उसमें आपने कौन सा फील्ड लेना है वो ले सकते हैं, या आपने किसको ऑन ऑफ करना है वो कर सकते हैं। ये ऑप्शन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ऐसे ही अगर आपने क्वार्टर में से किसी क्वार्टर को हटाना है या लगाना है वो आप कर सकते हैं, या कोई फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं। जैसे मुझे क्वार्टर 2 और 3 को ही देखना है, मैंने कर दिया ओके, तो आपको सिर्फ क्वार्टर 2 और 3 का ही चार्ट में डिटेल दिखाएगा। तो आप यहाँ से ना कुछ भी चेंजिंग करना चाहे वो कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आपको मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, तो अभी हम इस पे फोकस नहीं करेंगे। जब आपका चार्ट बन जाता है तो ऊपर टूल्स आ जाते हैं बहुत सारे। इसमें आप चार्ट की यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हैं कि आपको चार्ट ऐसा चाहिए या ऐसा चाहिए, उसी स्टाइल में, यानी कि जो आपका कॉलम वाला स्टाइल है ये चार्ट का, उसी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देगा ये, कि आपको रिकॉर्ड भी साथ में चाहिए। अगर आप इसमें से कोई डिज़ाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपको ऐसा डिज़ाइन चाहिए, ठीक है, या सारे आपको रेड चाहिए, रेड वाला डिज़ाइन, ऑरेंज वाला डिज़ाइन, तो जो भी आप इसमें से सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। चार्ट का टाइटल अगर आपने लिखना है तो आप इसको यहाँ से चार्ट के टाइटल को सिलेक्ट करके काट के लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया सेल्स रिपोर्ट्स, ठीक है, सेल्स रिपोर्ट। अगर आप इसको बोल्ड इटालिक, कुछ भी बोल्ड इटालिक या फिर कलर वगैरह करना चाहते हैं तो वो आप होम से कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे चेंज करके, ठीक है। तो ये आपको मैंने पहले फॉर्मेटिंग में बताया ही हुआ है, तो वो सभी पे एप्लीकेबल होता है, सभी पे आप कर सकते हैं। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड करके बैक कर सकता हूँ, ठीक है।
अगर आप चाहते हैं कि ये छोटा बड़ा हो जाए तो आप इसको कॉर्नर वाले पॉइंट से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा छोटा करने से आपके चार्ट में खराबी आ सकती है कुछ, यानी कि नहीं भी दिखेगा, ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। तो इसलिए आपको छोटा बड़ा ध्यान से करना है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं या उठा कर ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए बॉर्डर होता है, तो इसका जो बॉर्डर है इस पर क्लिक करके आप इसको चार्ट को कहीं पर भी लगाना चाहें, पाइट टेबल के नीचे लगाना है, कहीं और लगाना है तो वो लगा सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आपको चार्ट के बॉर्डर पे क्लिक करके और डिलीट बटन दबाना है, तो ये चार्ट डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पायर चार्ट वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसको डिटेल में मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फॉर्मूला। तो इसके अंदर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये 4 ऑप्शन आते हैं, कैलकुलेटेड फील्ड, कैलकुलेटेड आइटम, सोल्व ऑर्डर और लिस्ट फॉर्मूला। कैलकुलेटेड फील्ड होता है आपके कॉलम पे अप्लाई होता है ये, ठीक है। तो ये रो की आइटम्स पे अप्लाई नहीं होगा, ये कॉलम्स पे अप्लाई होगा। तो अगर आप चाहते हैं किसी एक कॉलम पे अप्लाई हो जाए, जैसे क्वार्टर 1 जो है, क्वार्टर 1 2 3 4, ये क्वार्टर वाले फील्ड से रिलेटेड है। तो अगर आप चाहते हैं कि क्वार्टर वाले फील्ड का कुछ परसेंटेज निकल आए तो उसके लिए आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं इसमें से ना क्वार्टर वाले कॉलम को हटा रहा हूं फॉर एग्जांपल, और आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपका सम ऑफ सेल्स आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब सम ऑफ सेल्स पे मान लीजिए आपका 5% आपने निकालना है, इसका 5% कितना होगा, ठीक है। या जो आपका अमाउंट होता है, फॉर एग्जांपल मैं सेल्स को भी हटा देता हूँ, यहाँ से टोटल अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है। टोटल अमाउंट को मैंने वैल्यूज वाले फील्ड में लगा दिया है, वैल्यूज वाले बॉक्स में। अब यहाँ पर आपका ना टोटल अमाउंट आ रहा है और आपको ना साइड में यहाँ पर 5% निकालना है। जो आपका कंपनी का बॉस है या फिर जो आपका सीनियर है वो आपको कह देता है कि भाई एक और कॉलम दिखाओ इसमें जिसमें ना टोटल अमाउंट का 5% निकल के आ जाए, ठीक है। उसके लिए आपको मेन टेबल में चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम टेम्परेरी टाइम के लिए यूज करते हैं। क्योंकि आपका बॉस कभी भी कह सकता है कि 5% निकालो, कभी कह देगा 10% निकालो, कुछ भी मॉडिफिकेशन कह सकता है। तो हम बार बार ना जो हमारी ये मेन टेबल है जिसमें से हमने पाइट टेबल बनाई थी उसमें चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, पाइट टेबल में कैलकुलेटेड फील्ड का यूज करेंगे ताकि हम टेम्परेरी जो भी दिखाना चाहते हैं वो इसके अंदर दिखाएं, लेकिन हमारी मेन टेबल के अंदर कुछ भी चेंज ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला में जाएंगे, कैलकुलेटेड फील्ड में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया अमाउंट का अमाउंट 5%, मान लीजिए मैंने ये टाइटल दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, फॉर्मूले में इक्वल टू का सिंबल तो आपने लगे रहने देना है, ठीक है। उसके बाद आपको टोटल अमाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पर करना है इंसर्ट फील्ड, या फिर आप इसके नाम पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये नाम जो फील्ड का है या कॉलम का नाम है वो यहाँ आ जाएगा ऊपर। फिर आपको क्या करना है, इसके अंदर गुणा का सिंबल लगाना है, स्टार, और उसके बाद आपने 5, ठीक है, डिवाइड बाय 100, ऐसे आपको 5% निकालने वाला फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला लगाने के बाद जब जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे और फिर करेंगे ओके, तो आपका यहाँ पर 5% निकल के आ जाएगा, इसका 5%, ठीक है। ऐसे ही इसका 5% आपको यहाँ दिखा रहा है, इसका 5% आपको यहाँ दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक कैलकुलेटेड फील्ड वाले ऑप्शन का यूज करके किसी भी फील्ड पर कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसको हटाने के लिए आपको या मॉडिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करना है और आपको उसी यहाँ पर उसी फील्ड पे क्लिक करना है ऐसे, और यहाँ से आप इस पे उस वाले फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको फॉर्मूले में कुछ चेंजिंग करनी है, मान लो आपको 10% निकालना है, 5% नहीं निकालना, तो आप यहाँ पे 10 करके मॉडिफाई कर सकते हैं और फिर ओके, तो आपका यहाँ पर 10% निकल आएगा, ठीक है, इस अमाउंट का 10%, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूले में मॉडिफाई करना है तो आप उसमें जाकर यहाँ से उस फॉर्मूले को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी फॉर्मूले आपने लगाए होंगे, यहाँ से क्लिक करके उस फॉर्मूले को चेंज करके मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं और यहाँ से वो फील्ड हट गया और फिर आप कर देंगे ओके, तो आपका यहाँ से भी वो फील्ड हट जाएगा। तो ये होता है सिर्फ टेम्परेरी कैलकुलेशन करने के लिए, कि कभी आपको किसी पार्ट टेबल में टेम्परेरी कैलकुलेशन करके किसी को दिखानी है। तो ये ऑप्शन था आपका कैलकुलेटेड फील्ड। उसके बाद आता है आपका कैलकुलेटेड आइटम। इसको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको टोटल वाले को तो वैल्यू वाले बॉक्स में से हटा देते हैं, ठीक है, और मैंने लगा दिया सेल्स को वैल्यू वाले बॉक्स में, उसके बाद क्वार्टर को कॉलम वाले बॉक्स में। तो हमारे पास पाइट टेबल ऐसे बन जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो क्वार्टर 1 और 2 है इनका टोटल होके और एक अलग से कॉलम बन जाए, ठीक है, और क्वार्टर 3 और 4 जो है इनका कॉलम अलग से बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी हेडिंग में क्लिक करना पड़ेगा कहीं पर भी, ठीक है, इसकी हेडिंग में क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप कहीं वैल्यू में क्लिक करेंगे तो आपका ये कैलकुलेटेड आइटम वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। तो उस कैलकुलेटेड आइटम वाले ऑप्शन को यूज करने के लिए आपको या तो इनमें कॉलम की हेडिंग्स में क्लिक करना है तो आपका वो ऑप्शन हाईलाइट होगा,
या फिर आपको रो की इन नामों में कहीं पर भी क्लिक करना है, यानी कि इस एरिया में या फिर आपको इस एरिया में कहीं पर भी क्लिक करना है। अगर आप कहीं वैल्यू में कहीं और किसी सेल में क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी हमने क्या करना है, मान लीजिए Q1 और 2 को प्लस करके एक और अलग से कॉलम बनाना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और फॉर्मूलाज में यहाँ पर कैलकुलेटेड आइटम पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में आपको क्या करना है, Q1 और 2 को प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोई भी नाम दे देंगे हम, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर कंबाइंड, ठीक है, 1-2। कंबाइंड 1-2 से हमने ये इंडिकेट कर दिया कि Q1 और 2 को हम कंबाइन कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्वार्टर फील्ड को क्लिक करा तो यहाँ पर उसके फील्ड के जितने भी हमारे पर्टिकुलर हैं वो आ गए हैं। जैसे आइटम नेम पे क्लिक करते हैं तो वो आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वार्टर पे क्लिक करना है। आपने यहाँ पर क्या करना है, क्वार्टर पे 1 पे क्लिक करके इंसर्ट आइटम करना है, ठीक है। तो Q1 वहाँ पे फॉर्मूला में लिखा आ जाएगा। ऐसे ही Q2 पे आप इंसर्ट आइटम कर सकते हैं या इसको डबल क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहले प्लस का सिंबल लगाना है आपने, उसके बाद वहाँ पर लगाना है। जैसे मान लीजिए इसको मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। तो Q1 हमने लिख लिया था, उसके बाद आपको फॉर्मूला में प्लस का सिंबल लगाना है या जो भी आपने फॉर्मूले में करना है वो आप यहाँ पर सिंबल लगा सकते हैं। उसके बाद Q2 को मैंने डबल क्लिक कर दिया तो ये वहाँ पर लिखा आ गया। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन गया, Q1 और 2 को प्लस करेगा ये, ठीक है। अगर मैंने इसको कर दिया ऐड और फिर कर दिया मैंने ओके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कंबाइंड 1-2 के नाम से क्या आ गया, एक और कॉलम आ गया है, ठीक है। और उसके अंदर ये Q1 और 2 की क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, यानी 87 यहाँ पर लिखा आ रहा है। आप इसको क्लिक करके इसकी बॉर्डर पे क्लिक करके उठाकर भी इसको आगे सेट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये Q1 आ गया, ये Q2 का कॉलम आ गया और ये कंबाइंड 1-2 आ गया। तो इसमें आपका ये इन दोनों का क्या करेगा, यहाँ पर टोटल करके दिखा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 33 और 120 का टोटल 153। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कॉलम में आप कैलकुलेटेड आइटम को ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए जो हमारी रो होती है ये यानी आइटम, इनमें भी अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए भी आप कैलकुलेटेड आइटम का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखना चाहते हैं कि जो सीपीयू है, ठीक है, वो पूरी सेल का कितने कितने परसेंट किस किस क्वार्टर में उसकी सेल हुई है, परसेंटेज निकालनी है आपको। तो उसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सीपीयू में कहीं पे भी क्लिक कर दिया और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर कैलकुलेटेड आइटम पे क्लिक किया और मैंने यहाँ से क्या सिलेक्ट करना है, सीपीयू सिलेक्ट करना है। लेकिन फॉर्मूला मैंने क्या लगाना है, सीपीयू परसेंटेज। तो मैंने यहाँ पर सीपीयू परसेंटेज टाइटल दे दिया इसका और यहाँ पर मैं इसको कट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सीपीयू वाले इस आइटम को ऐड करूंगा तो इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो वहां पर ये ऐड हो जाएगा, या आप इंसर्ट आइटम पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिवाइड का सिंबल लगाना है, फिर ब्रैकेट शुरू करनी है और उसके बाद आपको क्या करना है, इन सभी को प्लस करना है, यानी कि प्रिंटर, फिर प्लस माउस, फिर प्लस कीबोर्ड, फिर प्लस सीपीयू, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद। तो इन सबको ब्रैकेट में बंद करके प्लस करना है और सीपीयू को डिवाइड कर देना है इससे। तो इससे क्या होगा, सीपीयू की परसेंटेज आ जाएगी, यानी सीपीयू कितने परसेंट सेल हुआ है टोटल सेल्स में से, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, इसको मैंने ऐड कर दिया है और फिर कर दिया मैंने इसको ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर ना सीपीयू की परसेंटेज आ गई है सारी, ठीक है। लेकिन ये परसेंटेज तो नहीं आई क्योंकि आपने कैलकुलेट तो परसेंटेज किया, लेकिन ये पॉइंटों में वैल्यू आ रही है, डेसिमल नंबर में वैल्यू आ रही है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको होम टैब में जाना होगा और यहाँ पर ये जो नंबर वाला ग्रुप है इसके अंदर परसेंटेज का सिंबल है, इसको क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो आप देखेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, 17%, 12% और ये यहां पर आ रहा है 14%, ठीक है। इस तरीके से क्या कर रहा है, ये इसकी कैलकुलेशन कर रहा है। अब अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहां पर ये कैलकुलेट ठीक नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि 17 + 12 तो कितना होता है, यहां पर 29 आना चाहिए था, क्योंकि आपने इसको क्या कर रखा है, कंबाइन कर रखा है 1-2, ठीक है। तो आइटम तो कैलकुलेट ऐसे ही करते हैं, कैलकुलेटेड आइटम, यानी कि जैसे आपने इसको दोनों को प्लस करके यहाँ पर कॉलम में कर दिया कैलकुलेटेड आइटम से, या फिर आपने इसकी परसेंटेज निकाल लिया कोई और इनके ऊपर किसी के ऊपर इन दोनों को प्लस कर दिया, तो उसी तरीके से आप इन दोनों को प्लस करके यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। वो दोनों ऑप्शन किससे होते हैं, रो और कॉलम में कैलकुलेटेड आइटम से। अगर आप किसी फॉर्मूले को एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करके यहाँ पर एडिट करके मॉडिफाई कर सकते हैं। सेम वही तरीका है जैसे कैलकुलेटेड फील्ड में होता था। डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो परसेंटेज निकली है ये ठीक नहीं आ रही। क्यों, देखिए अगर यहाँ पर देखेंगे तो 111% आ रही है। ये तो क्या कर रहा है, इन सब का टोटल कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये कैलकुलेशन ठीक हो जाए
जब आप परसेंटेज में कभी भी परसेंटेज में कोई भी कैलकुलेशन करते हैं इस तरीके की, तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन यूज होता है सोल्व ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है सोल्व ऑर्डर। कैलकुलेटेड आइटम से आपने दो तरह की आइटम्स कैलकुलेट कर ली, कॉलम में भी कर सकते हैं आप ऐसे, और रो में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो इनके इंटरसेक्शन वाली कैलकुलेशन आई है, ये ठीक नहीं आई। ठीक है, अगर ये ठीक नहीं आती है जब कैलकुलेशन, क्योंकि 17 और 12 तो यहाँ पर 29 आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आ रहा। तो अगर आप किसी फॉर्मूले को ठीक करना चाहते हैं, उसकी कैलकुलेशन को ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए होता है सोल्व ऑर्डर। ठीक है, सोल्व ऑर्डर पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी। इसमें पहले क्या हो रहा है, पहले ये क्वार्टर 1 और 2 को प्लस कर रहा है, लेकिन उसके बाद आपका सीपीयू वाला ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इसने। तो इससे क्या हो रहा है, जो लास्ट वाला होता है, जैसे आप नीचे भी देख सकते हैं, इफ द वैल्यू इन द पार्ट टेबल सेल इज अफेक्टेड बाय 2 और मोर कैलकुलेटेड आइटम्स, यानी कि अगर आपकी पार्ट टेबल में 2 या 2 से ज्यादा आप कैलकुलेटेड आइटम्स करते हैं, जैसे कि हमने 2 करी है, कंबाइंड 1-2 वाला कैलकुलेशन करा है और एक सीपीयू परसेंटेज वाली कैलकुलेशन करी है। तो जब भी आपकी पार्ट टेबल में 2 या 2 से ज्यादा कैलकुलेटेड आइटम्स होती हैं, तो द वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द लास्ट फॉर्मूला इन सोल्व ऑर्डर, यानी लास्ट फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, वो प्लस वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा जो आपने क्वार्टर 1 और 2 को प्लस किया था। जैसे कि यहाँ पर 17 और 12 है, तो यहाँ पर 29 आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसका ऑर्डर ठीक करना है। ऑर्डर ठीक करने के लिए आपको जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसको सबसे लास्ट में लाना है। ठीक है, उसको सबसे लास्ट में लाने के लिए कंबाइंड वाला जो ये फॉर्मूला था, इसको क्लिक करके और आपने यहाँ से मूव डाउन करना है। मूव डाउन करेंगे, मूव अप से अगर ज्यादा नीचे हो जाता है आपसे, या गलती से एक नीचे हुआ है, तो आप उसको डाउन डाउन कर सकते हैं, नहीं तो अप भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको फॉर्मूला डिलीट करना है तो आप यहां से भी डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो कैलकुलेटेड आइटम में जहां पर मॉडिफाई और डिलीट वाला ऑप्शन था, वहां से भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको नीचे कर दिया है और फिर मैंने कर दिया क्लोज। तो आप देखेंगे यहां पर ये कैलकुलेशन सही हो गई है। अब ये देखिए 17% और 12% का टोटल 29% आ रहा है, और यहां पर इन सब का कैलकुलेशन यहां पर आ गई 126। इस चीज को कहते हैं हम सोल्व ऑर्डर। इसको मैं बाद में कभी फर्दर जब भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगे हमारे, हो सकता है मैं इसको डिटेल में अच्छे एग्जांपल्स के साथ सिखा दूं। अभी फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे कि सोल्व ऑर्डर होता है फॉर्मूला के ऑर्डर को सॉल्व करना, यानी कि फॉर्मूले को ऊपर नीचे सेट करके और अपनी कैलकुलेशंस को ठीक करना। उसके बाद आता है लिस्ट फॉर्मूलाज। अब इस पार्ट टेबल में आपने जितने भी फॉर्मूलाज लगाए हैं, अभी तो आप एक ही देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर कहीं क्लिक करेंगे और फिर कैलकुलेटेड आइटम में जाएंगे, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला एक ही दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक फॉर्मूला आ रहा है, और अगर आप यहाँ पर किसी भी आइटम पे क्लिक करके फिर कैलकुलेटेड आइटम में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिखा रहा है, दोनों फॉर्मूलाज यहाँ पर नहीं दिखा रहा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपने पार्ट टेबल में जितने भी फॉर्मूलाज लगाए हैं वो आपको लिस्ट करके अलग से एक शीट में दिखा दे, तो उसके लिए ऑप्शन होता है ये लिस्ट फॉर्मूलाज। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये एक अलग से शीट आ जाएगी, और उस पर आपको ये बता देगा कि आपने एक फॉर्मूला ये वाला अप्लाई किया हुआ है और एक फॉर्मूला ये वाला अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला की लिस्ट देख सकते हैं और उसमें एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला आपने कैसा लगा रखा है। ठीक है, अपनी शीट में जाने के लिए आप नीचे आपकी शीट पे क्लिक कर सकते हैं, तो वापस उसी पार्ट टेबल में हम आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऑप्शंस में हम गए। ये थे आपके ऑप्शंस फॉर्मूलाज के चारों, जो कि मैंने आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका OLAP। OLAP क्या होता है, OLAP टूल्स। OLAP जो है आपका एक एक्सटर्नल डेटाबेस है, जिससे आप पार्ट टेबल बनाकर यहाँ पर और उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और टूल्स को यूज कर सकते हैं। ये क्योंकि अभी हमारे एक्सेल के डेटा सोर्स से ही, हम एक्सेल की टेबल से ही पार्ट टेबल बना रहे हैं, तो इसलिए हम इस ऑप्शन को यहाँ पर नहीं करेंगे। ये आने वाले फर्दर वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये एक्सटर्नल डेटाबेस से चलता है। तो OLAP का मतलब होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ठीक है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग या प्रोसेस होता है। तो ये ऑप्शन जो है अभी हम यहाँ पर स्किप करेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल डेटाबेस हमने नहीं बना रखा और आपको भी वो सॉफ्टवेयर्स नहीं आते होंगे, तो अभी आपका काम सिर्फ एक्सेल में है, तो इस ऑप्शन को हम अभी स्किप कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका फील्ड लिस्ट। फील्ड लिस्ट होता है जब आप पार्ट टेबल बनाते हैं, तो आपके राइट साइड में ये स्क्रीन जो आ रही है जिसपे लिखा हुआ है पार्ट टेबल फील्ड लिस्ट, इस स्क्रीन को हम कहते हैं फील्ड लिस्ट। अगर बाई चांस आपसे गलती से ये कट जाए, यहाँ से क्लोज हो जाए, तो आप यहाँ से फील्ड लिस्ट पे क्लिक करके और वो ला सकते हैं। यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये सारे जो तीनों बटन दिख रहे हैं आपको, ये ऑन ऑफ करने वाले बटन है, तो आप यहाँ से इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका प्लस या माइनस वाले बटन आपने देखने हैं या नहीं देखने। अगर अभी आप इसको ऑन ऑफ करेंगे तो आपकी पार्ट टेबल में कोई भी फर्क नहीं दिखेगा। ये तब दिखेगा जब आपके एक फील्ड में दो फील्ड होते हैं, एक बॉक्स में दो फील्ड होते हैं। कैसे, मान लीजिए आपने कंपनी वाले कॉलम को उठाकर और यहाँ पर रो लेवल में लगा दिया,
तो आपके यहाँ पर प्लस माइनस वाले ये जो बटन आ रहे हैं, ठीक है, इनको अगर आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो आप इसको एक्सपेंड या कोलैप्स नहीं कर पाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ऑन ही रखिए ताकि आप प्लस माइनस वाले बटनों पे काम कर सकें। तो ये ऑप्शन होता है आपका प्लस माइनस वाले जो बटन है इनको ऑन ऑफ करना। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका फील्ड हेडर्स। फील्ड हेडर्स होते हैं जो आपकी ये हेडिंग्स है, ठीक है, इनको अगर आपने देखना है या नहीं देखना, तो इसके लिए आप इसको ऑफ करेंगे तो आपकी फील्ड की जो हेडिंग आ रही थी यहाँ पर और यहाँ पर, ये नहीं दिखेंगी। और यहाँ से अगर आप इसको ऑन ऑफ करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन होता है आपके फील्ड लिस्ट, बटन्स को ऑन ऑफ करना या फील्ड हेडर्स। तो ये थे आपके सारे ऑप्शंस जो कि आपके ऑप्शंस टैब में आते हैं पाइट टेबल टूल्स के अंदर। तो जब भी आप पाइट टेबल बनाते हैं तो आपके ये दो टैब आते हैं, ऑप्शंस जो कि पाइट टूल्स के अंदर है, पाइट टेबल टूल्स के अंदर, और एक है डिजाइन टैब। इस वीडियो में हमने ये सारे ऑप्शंस सीख लिए हैं। आई होप आपको ये सारे ऑप्शंस इजी तरीके से समझ में आ गए होंगे। वीडियो लंबी जरूर थी लेकिन आई होप ये बहुत ही आपके लिए वैल्यूएबल रहेगी, आपके लिए यूजफुल रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिजाइन टैब के ये सारे टूल्स करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।